देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज है, स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। अच्छा देखो हम लोग सेट थ्योरी स्टार्ट किए थे, ठीक है, और काफी कुछ हम लोगों ने पढ़ भी लिया था। हम लोग एक्सरसाइज 7A ये वाला भी स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 7A में हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोला है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है द सेट ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सेट बनाना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला बात है कि नेचुरल नंबर मतलब कौन कौन सा नंबर होगा। हाँ, मतलब 1 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या हो जाएगा, 1 से लेके 1। हाँ ये देखो, हम लोग को बोला है प्रिपेयर करने के लिए कि सेट ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर होता क्या है। तो 1 से लेके हम लोग अगर इंफिनिटी तक जाए तो सभी हमारे क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर में क्या नहीं आता है बोलो तो, जीरो। हाँ, जीरो होल नंबर में आएगा। जीरो के अलावा बाकी देखो, ये सारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ना हमें थोड़ा ये सब पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है, ठीक है। बेसिक काउंटिंग नंबर ही नेचुरल नंबर्स है, लेकिन इसमें क्या नहीं आएगा, एक्सेप्ट जीरो, ठीक है। इतना अगर याद रहेगा तो हम लोग कर सकते हैं, जीरो के अलावा सभी आएगा, ठीक है। अब जो भी नंबर है लाइक 1 2 3 4 ऐसे करके हम लोग काउंट करते हुए जाएंगे इंफिनिटी तक। मतलब इंफिनिटी मतलब हम लोग थक जाएंगे लेकिन काउंटिंग बंद नहीं हो सकता है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो नंबर बनता ही जाएगा। उसका क्यूब का हमें सेट बनाना है। तो सेट कैसा बनेगा, फाइनाइट, इनफाइनाइट, नल या फिर नन ऑफ। हाँ बोलो, बाकी लोग बोलो क्या बनेगा, फाइनाइट सेट बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा, नल सेट बनेगा या नन ऑफ दिस होगा। बोलो आंसर क्या होगा। बोलो, तुम लोगों से पूछ रहे हैं आंसर क्या होगा। देखो कोई कुछ आंसर नहीं दे रहा हो तो पढ़ाई नहीं कर रहे हो तुम लोग। मैम आंसर बी होगा। आंसर बी, हाँ, इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। क्योंकि अभी तो मैंने बोला कि नल तो हो ही नहीं सकता है। देखो नॉर्मल सा बात है ये तो, देखो नल सेट तो हो नहीं सकता, क्योंकि नल सेट मतलब क्या, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग का एलिमेंट तो है 1 से लेके इंफिनिटी तक। अगर इंफिनिटी है तो इनफाइनाइट ही ना होगा, क्योंकि हम लोग तो काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल जब एलिमेंट होता है सेट में तो उसे हम लोग इनफाइनाइट सेट बोलेंगे ना। नेक्स्ट देखो क्या है, 12th नंबर वाला। बोल रहा है सेट, बोल रहा है द सेट 2 टू द पावर x सच दैट x इज एनी पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो पहले रैशनल नंबर बता देते हैं तो इसका आंसर भी समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पहले बताओ कि रैशनल नंबर के बारे में क्या पता है, क्या पता है तुम लोग को रैशनल नंबर। हाँ बोलो, p बाई क्यू। हाँ हाँ, पी बाई क्यूब में अगर हम लोग किसी भी डेटा को डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी नंबर को अगर हम लोग पी बाई क्यूब में डिफाइन कर सकते हैं, वो क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर, ठीक है। तो क्या 2 रैशनल नंबर है, क्योंकि उसे हम लोग 2/1 में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 1, जैसे मान लो ये नंबर जैसे कि 22/7, ठीक है। पाई का वैल्यू होता है ना, तुम लोग 9 10 में जब क्वेश्चन किए हो तो देखना पाई का वैल्यू होता है 22/7। ये रैशनल नंबर है या इरैशनल है, इरेशनल है। क्योंकि देखो 22/7 करने पे जो पॉइंट, देखो पॉइंट चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, ठीक है। इसका कोई एंड नहीं है। वो तो कैलकुलेटर यहाँ पर एंड दिखा दिया 3, लेकिन इसके बाद भी डेटा आ सकता है, ठीक है। मतलब आएगा, चलता जाएगा, ये डिवाइड कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो सिर्फ p बाई क्यू मतलब ऐसे देख के हमें नहीं समझना है। अगर परफेक्टली समथिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कर सकते हैं तो ही रैशनल होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो ये जैसे क्या नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया,
ठीक है, एग्जैक्टली होना चाहिए, एग्जैक्टली पी बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन करने पाते हैं तो ही रैशनल होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, इरैशनल, क्योंकि इसे हम लोग पी बाई क्यू, वो तो 22/7 पी बाई क्यू दिख रहा है, लेकिन 2/1 का देखो प्योरली दिखेगा हमें 2, है ना, मतलब हमें पॉइंट जो है वो पॉइंट आ सकता है, लेकिन पॉइंट का एंड तो होना चाहिए, मतलब उसका तो एंड ही नहीं हो रहा है, जैसे मान लो 2/3, इसका भी देखो कोई एंड नहीं है, ये चलता ही जाएगा, तो 2/3 भी हम लोग का इरेशनल है। वो पी बाई क्यू फॉर्म का मतलब सिर्फ पी बाई क्यू नहीं है, वैसे तो 2/3 भी पी बाई क्यू हो गया, लेकिन ये इरेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि इसमें भी हमारा वो डिवाइड करने से डिवाइड एंडलेस है, ठीक है, तो रैशनल नंबर मतलब जिसे परफेक्टली पी बाई क्यू में हम लोग डिफाइन कर सकेंगे, पहला हो गया। फिर बोल रहा है कि हमें सेट बनाना है 2 to the power x, x है पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो हमें सेट बना के देना है 2 to the power x का, ठीक है, तो यहाँ पर 2 to the power x का हमें सेट बनाना है सच दैट x का वैल्यू क्या बोला है, पॉजिटिव, x इक्वल टू क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है, तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो सकता है, कुछ भी रैशनल नंबर, मतलब रैशनल नंबर्स होना चाहिए जो पॉजिटिव होगा, तो वो तो हम लोग जितना बिल्ड करना चाहेंगे उतना सारा हो जाएगा, इसका तो कोई एंड नहीं है, एंडलेस हो जाएगा, ठीक है, जितना हम लोग बना सकते हैं, तो फिर आंसर है एन इनफाइनाइट सेट, नल सेट, फाइनाइट सेट, नन ऑफ दिस। देखो नल सेट तो कंफर्म है नहीं होगा, कुछ ना कुछ डेटा तो हमें मिल रहा है, अब बात यह है कि आंसर फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा या नन ऑफ दिस होगा, बोलो। इनफाइनाइट होगा, क्योंकि अभी अभी तो हम लोगों ने देखा ना कि इसका तो कोई एंड नहीं है, हम लोग जितना सारा रैशनल नंबर पॉजिटिव बना सकते हैं, अब हम हमारे नॉलेज में जितना आ रहा है क्या उतना ही है, और भी कितना हो सकता है, दिमाग में एट ए टाइम इतना सारा रैशनल नंबर आ ही नहीं सकता, क्योंकि तो वो तो काउंटलेस है ना, जैसे 1 से 100 के बाद नंबर होता ही जाता है, वैसे रैशनल नंबर का भी तो होते ही जाएगा ना, तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, 1 - -1 to the power x फॉर ऑल इंटीग्रल x इज द सेट, फॉर ऑल इंटीग्रल का मतलब अगर इंटीजर x जो है वो इंटीजर वैल्यू, इंटीजर का मतलब जिसमें कुछ पॉइंट नहीं है, डेसिमल नहीं है, ठीक है, अगर x का वैल्यू हमारा इंटीजर है तो इसमें ये सेट बनाने से x का वैल्यू क्या आ सकता है, हम लिख के दिखाते हैं, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर 13 नंबर में हम लोग को ऐसे दिया हुआ है वैल्यू, देखो ऐसे दिया हुआ है कि 1 - -1 to the power x, ये दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें x का वैल्यू हमें क्या बोला है, x जो है हम लोग का पॉजिटिव, क्या बोला है, लैंग्वेज देख लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीग्रल का मतलब वही इंटीजर, ठीक है, तो x का वैल्यू अगर मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 ऐसे करके चलता जाएगा, मुझे नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं चाहिए और पॉइंट में नहीं चाहिए, तो हम लोग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके बोल सकते हैं, कुछ भी वैल्यू आ सकता है, तो अगर हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू मान लो 0 लगा दिए, ठीक है, तो मेरा क्या आंसर आएगा, अंदर क्या वैल्यू शो होगा, 1 माइनस रहेगा, -1 to the power 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि समथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है, और 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब और एक वैल्यू लगाते हैं, सेकंड वाला जो कि मैंने 1 ले रखा है, इस पे 1 लगाओ, ठीक है, तो 1 लगाने से कितना हो जाएगा, 1 -1 to the power 1 मतलब कितना होगा, -1, ठीक है, और ये 1 - 1 मतलब 1 प्लस माइनस माइनस में प्लस हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा, अगर अब हम लोग 3 लगाते हैं, देखो समझाने के लिए हम एक बार 3 से भी करके दिखाते हैं तुम लोग को, यहाँ पर अगर हम लोग 3 लगाते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, -1 to the power 3, तो -1 को देखो कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, डिफरेंस हो जाएगा, पॉजिटिव 1 आ रहा है कि नेगेटिव 1 आ रहा है, अगर मेरा पावर में 3 है तो मेरा 1 क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, ठीक है, नेगेटिव 1 होगा, और जैसे नेगेटिव 1 हुआ सेम ये सिचुएशन क्रिएट होगा, है ना, तो 1
+1 यानी कि कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा, और एक बार दिखाने से समझ में आएगा। अगर मेरा 3 के बाद हम 4 लगाते हैं, ठीक है, ऐसे करके -1 टू दी पावर 4 करते हैं, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स तो 1 ही आएगा, लेकिन अगर 4 टाइम्स -1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर +1 होगा, ठीक है। अगर +1 हुआ तो मेरा आंसर यहाँ पर कितना 0 हो जाएगा। तो देखो इसका जो समरी ये निकल के आ रहा है कि अगर हम लोग किसी ऑड नंबर को लेते हैं x का वैल्यू, ठीक है, मतलब समरी तो ये निकल के आ रहा है ना, 1 का वैल्यू मल्टीप्लाई चाहे किसी भी नंबर से कर दो वो 1 ही आने वाला है, लेकिन कभी पॉजिटिव 1 आएगा कभी नेगेटिव 1 आएगा, ठीक है। पॉजिटिव 1 कब आ रहा है, जब हम लोग का x का वैल्यू क्या है, इवन है, ठीक है, और जब हम लोग का x का वैल्यू ऑड है तो हम लोग का नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। तो घुमा फिरा के 2 ही नंबर आ सकता है, 0 या फिर 2, 0 या फिर 2, इसके अलावा कोई और दूसरा नंबर नहीं आने वाला। तो देखते हैं आंसर क्या दिया है, बोलो कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन सी होगा, ठीक है, 0, हाँ 0,2, ठीक है, 0,2 ये हम लोग का आंसर होगा। लिख लो, कोई भी वैल्यू से करके देख सकते हो। 0 वाला मैंने इसीलिए दिखा दिया क्योंकि 0 से कभी ऐसा मत समझ लो कि 0 होगा, क्योंकि समथिंग टू दी पावर 0 जो है वो 0 नहीं होता है। समथिंग टू दी पावर 0 ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग 14th नंबर देखते हैं। देखो 14th नंबर में क्या दिया है, E is a set of positive even number, O is a set of positive odd number, then E union O is a set of क्या होगा, ठीक है। तो पहले लिखते हैं, दो सेट बोला है, E एक सेट बोला है, ठीक है। E सेट में क्या बोला है, E जो है पॉजिटिव इवन नंबर है, पॉजिटिव इवन नंबर है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर है O सेट जिसके अंदर क्या है, पॉजिटिव ऑड नंबर, ठीक है। अब बोल रहा है दोनों का यूनियन करवाओ, यूनियन करवाने से क्या होगा, सेट में क्या क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इवन नंबर भी आ जाएगा। यूनियन का मतलब क्या, इकट्ठा करना, ठीक है, एक साथ लिखना, बस रिपीटेशन दो नहीं लिखना है। तो इवन नंबर ये ऑड नंबर दोनों अलग बात है, तो इवन नंबर कॉमा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ऑड नंबर। तो ये ई यूनियन ओ के अंदर इवन नंबर भी आ जाएगा और पॉजिटिव ऑड नंबर भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा सेट है जिसमें हमारे पास इवन नंबर भी है ऑड नंबर भी है और दोनों ही पॉजिटिव टाइप नंबर है, तो वो हमारा कैसा सेट बन सकता है, यहाँ ऑप्शन से तुम लोग आंसर बता सकते हो। जैसे कि बोला है सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर का हम बता देते हैं, होल नंबर का मतलब होता है 0 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। एन मतलब नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स में हम लोग का क्या नहीं आता है, 0 नहीं आता है। सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर मतलब जिन नंबरों को हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में एग्जैक्टली डिफाइन कर सकते हैं, तो वहां तो पॉइंट का बात भी आ जाएगा। और बोला है नन ऑफ दिस, तो कौन सा सही है, हाँ होल नंबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर में जो है हम लोग का 0 नहीं आता है, ठीक है, सॉरी 0 आता है नेचुरल नंबर में, होल नंबर में 0 आता है, हाँ होल नंबर में 0 आता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। तो अगर 0 का तो और कुछ इवन और ऑड नहीं होगा, इसीलिए ये वाला नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि होल नंबर में 0 भी इंक्लूड होता है, क्योंकि 0 का हमारा इवन ऑड का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसीलिए होल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग का कौन सा आंसर होगा, नेचुरल नंबर। तो हम लोग यहाँ पर आंसर दे देंगे एन, यानी नेचुरल नंबर। एन से डिफाइन किया जाता है, नेचुरल नंबर को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, एन, आंसर भी एन ही है, कैपिटल एन, ठीक है, आंसर कैपिटल ए। होल नंबर इसीलिए नहीं होगा, समझने के लिए चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है, 0 का किसी तरीके का पॉजिटिव नेगेटिव का बात नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, और ये जो हम लोग का नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये जो रैशनल नंबर बोला है, देखो इसमें हम लोग को क्या बोला है, रैशनल नंबर भी बोला है ना। हम लोगों ने अभी इसमें क्या लिखा, नेचुरल नंबर्स लिखा है, तो नेचुरल नंबर्स के अंदर जो है हम लोग का ये रैशनल नंबर नहीं आता है, लेकिन ठीक है, यहाँ पर इवन बोला है ना। अब रैशनल नंबर होगा तो इवन नहीं भी हो सकता है, जैसे देखो रैशनल नंबर का तो हम लोग का 1/1 जो है 4 भी हम लोग का रैशनल नंबर हो जाएगा, p बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये इवन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, रैशनल नंबर इवन होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये वाला आंसर नहीं, ठीक है। फिर हम लोग 15th नंबर देखते हैं, R is the set of positive rational number, E is the set of real number। तो कौन किसका क्या रिलेशन में आ रहा है ये पूछ रहा है, ठीक है। चलो पहले लिखते हैं 15th नंबर में,
तो 15th नंबर में क्या बोला था, देखो यहाँ पर आर जो है, आर क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ठीक है। रैशनल नंबर का मतलब जिसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ई है एक सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर बोला है। अच्छा, अब रियल नंबर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर का मतलब सारे नंबर को मिला के रियल नंबर होता है। रियल नंबर में क्या क्या आ सकता है अगर हम लिखना चाहे तो, देखो रियल नंबर में पॉजिटिव इंटीजर आ सकता है, ठीक है। रियल नंबर में नेगेटिव इंटीजर भी आ सकता है, मतलब इंटीजर आ सकता है, दोनों टाइप का आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और क्या आ सकता है, पॉजिटिव फ्रैक्शन नेगेटिव फ्रैक्शन दोनों आ सकता है। पॉजिटिव फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब वही पी बाई क्यू, ठीक है, और नेगेटिव फ्रैक्शन भी आ सकता है। रियल नंबर मतलब अगर हम लोग नंबर, जैसे नंबर लाइन सीखते हैं ना हम लोग बचपन में, इधर जीरो, इधर जितना पुट कर सकते हैं, एक साइड ये पॉजिटिव साइड होता है, ये कौन सा साइड होता है, नेगेटिव साइड होता है। जितने भी नंबर यहाँ पुट कर पाएंगे सारे के सारे नंबर क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। एक्सेप्ट आई रिलेटेड कोई नंबर नहीं आ सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब किसी भी नंबर के साथ अगर आई लिखा हुआ है, जैसे मान लो 3i, तो आई जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, आई के अलावा बाकी सब आ सकता है, ठीक है। रियल नंबर का मतलब दुनिया में जितने तरीके के नंबर है सब आ जाएंगे, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, आई रिलेटेड नंबर को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मान लो है 4i, तो आई हो जाएगा हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल नंबर जो है वो रियल नंबर है, ठीक है। अगर तुम लोग चाहो तो लिख लो, जैसे कि रैशनल, इंटीजर, होल, नेचुरल, सब हम लोग का रियल नंबर है। रियल नंबर में मैंने तो तुम लोग को क्या लिखवाया, इंटीजर लिखवाया, और क्या लिखवाया, फ्रैक्शन लिखवाया। तुम लोग रैशनल भी लिख सकते हो, रैशनल इरैशनल ये भी आ जाएगा। ये फ्रैक्शन मतलब हो गया, रैशनल इरैशनल हो गया, और होल नंबर भी हो जाएगा। यहाँ पर होल नंबर भी लिख सकते हो, होल नंबर ऑल्सो रियल नंबर होता है, ठीक है। अच्छा, इंटीजर लिखवाया, नेचुरल नंबर भी हम लोग का, यहाँ पर नेचुरल नंबर भी चाहो तो लिख सकते हो। नेचुरल मतलब सीधा बात है, कॉम्प्लेक्स के अलावा बाकी सभी नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, रियल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा दुनिया में जितना भी नंबर है सब रियल नंबर हो जाएगा। अच्छा, तो मुझे यहाँ पर बताओ कि दो जो सेट है इसमें क्या रिलेशन दिख रहा है। आंसर देख के भी बोल सकते हो, मतलब ऑप्शन देख के। देखो यहाँ पर ऑप्शन दिया है आर इज अ सबसेट ऑफ ई, आर इज अ सबसेट ऑफ ई। अच्छा, ये सबसेट और इसमें, हाँ बोलो। हाँ, बी जो है प्रॉपर सबसेट है और ई इज अ सबसेट ऑफ आर, ठीक है। कौन सा आंसर बोल रहा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो देखो यहाँ से इतना तो पता चल ही जा रहा है हम लोग को कि ये फॉर्मेट चला ही जा रहा है। आर जो है ये हम लोग का क्या है, ई का सबसेट है। क्यों, क्योंकि आर में क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर। रियल नंबर के अंदर तो मैंने बोला कॉम्प्लेक्स के अलावा सारे नंबर आ सकते हैं, तो ई के अंदर आर बिलोंग करेगा। इसका मतलब ई अगर हम लोग का सेट है, ई के अंदर ही हम लोग का क्या बिलोंग करेगा, आर बिलोंग करेगा। तो आर क्या हो जाएगा, सबसेट होगा ई का, ठीक है। आर सबसेट होगा, ये प्रॉपर सबसेट होगा। क्यों, क्योंकि इसके अलावा इसमें ऐसे एलिमेंट है इसके सुपर सेट में जो कि इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। क्योंकि प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन क्या था, एटलीस्ट एक भी नंबर ऐसा होना चाहिए जो कि सुपर सेट में है लेकिन उसके सबसेट में नहीं है, ठीक है। तो 15th का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, 15th का आंसर हम लोग का बी हो जाएगा, आर इज अ सबसेट ऑफ ई। बी लिखो, आर इज अ सबसेट ऑफ ई, ठीक है। आर जो है वो ई का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। सबसेट है वो तो पता ही चल रहा है, लेकिन प्रॉपर सबसेट क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है, सुपर सेट में कम से कम ऐसा एक एलिमेंट, ये सुपर सेट है ई, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि उसके सबसेट में नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब 16th नंबर देखो। 16 नंबर में क्या बोला है, इफ एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। एन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड आई इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, हाँ बोलो, एन इक्वल टू आई, हाँ। देखो इसमें लिखो पहले, एन जो है, एन हम लोग का क्या बोला है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और आई जो है वो है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, तो नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या था, नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या होता है बोलो, 1 से लेके इंफिनिटी,
1 से लेके इंफिनिटी थी, ये तो आज हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा। नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है 1 से लेके इंफिनिटी तक सारे नंबर एक्सेप्ट 0, ठीक है। एक्सेप्ट क्या हो जाएगा? 0, 0 नहीं होता है इसमें। अच्छा, अब पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है तो बात तो एक ही हो गया, 1 से लेके इंफिनिटी तक 0 के अलावा सारे डेटा को लिखने का मतलब ही हो गया सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर? फिर एक ही बात बोल रहा है, जो नेचुरल नंबर है वही हम लोग का सेट ऑफ आई है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? n इक्वल टू आई, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 17 नंबर का देखो, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। 17 नंबर में क्या बोला है? I is the set of isosceles triangle, E is the set of equilateral triangle, then कौन सा रिलेशन सही है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो I जो है ये है हम लोग का सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ई जो है सेट ऑफ इक्विलैटरल बोला है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा, अब आइसोसेलेस और इक्विलैटरल में क्या डिफरेंस होता है? देखो, आइसोसेलेस का मतलब हो जाता है कि जिसका कोई भी दो साइड इक्वल हो, ठीक है। जैसे मान लो ये मैंने कर दिया है 3 सेंटीमीटर, ये भी मैंने लिख दिया 3 सेंटीमीटर, और ये मान लो है हम लोग का सपोज कि 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों क्योंकि इक्वल है, ठीक है, एनी टू साइड, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है एनी टू साइड्स इक्वल। अगर कोई भी दो साइड इक्वल है तो उसे हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। सेकंड, ये इसमें आते हैं इक्विलैटरल, मतलब जिसका तीनों साइड इक्वल है, जैसे कि ये मान लो 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल अगर होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे समझना है? जैसे देखो, ये वाला ट्रायंगल हम लोग का आइसोसेलेस है, हमें पता है, ये वाला ट्रायंगल हम लोग का इक्विलैटरल है, हमें पता है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, क्या ये वाला ट्रायंगल हम लोग का आइसोसेलेस है कि नहीं है? ये वाला, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या बोला? देखो, मैंने यहाँ पर दो नाम लिखा है, ठीक है। ये तो हमें पता है ये आइसोसेलेस है, मैंने राइट दे दिया। ये इक्विलैटरल है, मैंने राइट दे दिया, क्योंकि मुझे पता है ये मैंने इक्विलैटरली ड्रॉ किया, ये आइसोसेलेस ही किया है। अब यहाँ पर मैंने आई लिखा, बोलो ये क्या आइसोसेलेस भी है? आइसोसेलेस का मतलब होता है कि एनी टू साइड इक्वल होना चाहिए, एटलीस्ट एनी टू साइड इक्वल, कम से कम कोई भी दो साइड इक्वल होना चाहिए। तो ये वाला हम लोग का क्या होगा? साथ ही साथ आइसोसेलेस भी होगा। अच्छा, क्या ये इक्विलैटरल है? नहीं, क्योंकि इसका क्या होना चाहिए? तीनों साइड इक्वल होगा तो ही ये इक्विलैटरल होगा, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या एक चीज बोल सकते हैं कि हर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्विलैटरल के साथ साथ आइसोसेलेस भी होगा। कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल का मतलब तीनों साइड इक्वल है, तो इसका मतलब कोई भी दो साइड तो इक्वल है ही। तो हम लोग इससे ये चीज निकाल सकते हैं, इस पॉइंट को लिखो कि ऑल इक्विलैटरल, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर डिनोट किया है आई से, आर, नहीं आई से नहीं, ई से किया है ना, इक्विलैटरल को ई से डिनोट किया, आर आइसोसेलेस, आइसोसेलेस मतलब आई, आइसोसेलेस ट्रायंगल, बट ऑल आइसोसेलेस आर नॉट इक्विलैटरल। बट हर एक आइसोसेलेस जो है वो इक्विलैटरल नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्या हम लोग इससे जो सबसेट और प्रॉपर सेट का एक रिलेशन देख सकते हैं? जैसे हम लोग इसके ऊपर ऊपर अगर समझने के लिए लिखे ऑल एलिमेंट, ऐसे लिखते हैं ऑल एलिमेंट, इसके ऊपर लिखने से अच्छे से समझ में आएगा, ऑफ ई आर एलिमेंट
आर एलिमेंट ऑफ आई, क्या ये बन रहा है? इसका मतलब ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी ई का जितना भी एलिमेंट है वो आई का है, तभी तो ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल तभी बन सकता है जब उसके अंदर आइसोसेलेस के सारे फीचर्स है, ठीक है। आइसोसेलेस का फीचर्स है तो वो तो हमेशा ही उसका दो साइड इक्वल होगा ही होगा, उसका आइसोसेलेस का फीचर्स तो एड ऑन है ही साथ ही साथ, क्योंकि देखो इक्विलैटरल का मतलब क्या है, तीनों साइड इक्वल, तो इसमें आइसोसेलेस तो बनता ही है ना, ये तो आइसोसेलेस बनेगा ही बनेगा, तभी तो हम लोगों ने यहाँ पर आइसोसेलेस पे टिक लगाया। आइसोसेलेस क्यों बन रहा है? क्योंकि इसका दोनों साइड क्या है, तीनों इक्वल है, यहाँ तो दोनों चाहिए हमें आइसोसेलेस होने के लिए, तो इसका मतलब जिसका सारा एलिमेंट किसी और सेट में बिलोंग कर रहा है, ऑल एलिमेंट ऑफ ई आर एलिमेंट ऑफ आई, ई के जितने भी एलिमेंट है वो आई में बिलोंग कर रहा है, तो कौन किसका सबसेट और सुपरसेट हुआ? हाँ, ई जो है वो सबसेट या प्रॉपर सबसेट हो जाएगा आई का, ठीक है, या प्रॉपर सबसेट ही मानेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें दूसरा भी फीचर्स होता है, ठीक है, मतलब एलिमेंट ऑफ ई में जितने भी एलिमेंट है वो आई में है, प्लस आई में इसके अलावा भी कुछ फीचर्स है, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर देखने से पता चलेगा कौन सा होगा। हम लोगों ने तो लिख दिया है ई, ये वाला ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर हमें सभी प्रॉपर सेट का ही दिया हुआ है, कुछ भी सबसेट, मतलब ये प्रॉपर सेट का साइन है, ये मतलब होता है ओनली सबसेट का साइन, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ऐसे करके हमें इस तरीके के क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, ये आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। अच्छा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो क्या बोल रहा है, इफ R is a set of isosceles right angle triangle, ठीक है, लिख लेते हैं R क्या बताया है। R जो है, लिखो सेट ऑफ आइसोसिलिस, सेट ऑफ आइसोसिलिस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और I जो है, और एक सेट बोला है, देखो और एक सेट I जो है वो हमें क्या बोला है, सेट ऑफ आइसोसिलिस ट्रायंगल, तो यहाँ पे लिखते हैं सेट ऑफ आइसोसिलिस ट्रायंगल, ठीक है। तो सेट ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल और सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल में फर्क क्या है? देखो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है एक उसका 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, पूरे ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो सपोज मैंने ये वाला 90 डिग्री कर दिया, ठीक है, साथ ही साथ वो आइसोसेलेस भी होना चाहिए, मतलब कोई भी दो साइड इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने कर दिया ये 5 सेंटीमीटर, ये मैंने लिख दिया 5 सेंटीमीटर और ये मैंने लिख दिया 7 सेंटीमीटर, तो ये दोनों साइड क्या हो गया? इक्वल। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या है? ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, वो तो अभी अभी किया ही था। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होगा? जिसका कोई भी दो साइड इक्वल होगा, ठीक है। हम मान लेते हैं ये है मेरा 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये मान लो है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि दो साइड इक्वल है तो हम लोग इसको क्या मानेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, अब हमें चेक करना है कि किसमें किसका फीचर्स बिलोंग कर रहा है। इस पे लगाओ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, क्या इसका कोई भी साइड हम लोग का 90 डिग्री होगा? ऐसा जरूरी है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में 90 डिग्री होना पड़ेगा ऐसा जरूरी है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा ही, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या वो आइसोसेलेस होगा? होगा, ठीक है, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि वो आइसोसेलेस तो है ही, सिर्फ उसमें एड ऑन क्या कर रखा है? राइट एंगल, ठीक है, मतलब उसमें 90 डिग्री भी है। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री होगा, इसीलिए वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, साथ ही साथ वो आइसोसेलेस है। लेकिन इसका क्या हुआ, ये आइसोसेलेस तो बना, बट आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल उसका कंफर्मेशन नहीं है। अगर ये मेरा 90 डिग्री वाला होगा तब तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, तब ये सिर्फ आइसोसेलेस बचेगा कहाँ? तो जरूरी नहीं है कि जितने भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो वो आइसोसेलेस राइट एंगल होना ही चाहिए। लेकिन अगर कोई ट्रायंगल खुद में आइसोसेलेस राइट एंगल है तो वो आइसोसेलेस है ही है, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि कौन किसका सबसेट है। सेम तरीके से हम लोग इसमें भी लिखेंगे समझने के लिए, तो लिखो ऑल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल
यानी कि यहाँ पर जिसको हम लोगों ने डिनोट किया है सेट आर से, इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि आई, बट all isosceles triangle are not isosceles right angle triangle। ठीक है, सेम चीजें लिख दिया मैंने। देखो, इससे ये कंक्लूजन में आ सकते हैं कि जितने भी सारे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस तो होंगे, लेकिन सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन ला सकते हैं, सेम ऐसे ही लिख के समझो, ऑल एलिमेंट ऑफ ई किसका किस में बिलोंग कर रहा है, तो तुम लोग आंसर दे पाओगे। ऑल एलिमेंट ऑफ आर इज एलिमेंट ऑफ, क्या हो जाएगा, इज एलिमेंट ऑफ आई। इसका मतलब इससे कंक्लूजन ला सक रहे हैं कि आर का जितना भी एलिमेंट है वो आई में बिलोंग कर रहा है, तो आर का एलिमेंट आई में बिलोंग कर रहा है, तो कौन सबसेट हो गया, आर। आर इज सबसेट ऑफ आई, प्रॉपर सबसेट ऑफ आई कर दिया। अब ऑप्शन देखते हैं क्या दिया, आर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी होगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें इस तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे तुम लोग पहले ड्रॉ कर लोगे जो भी बोला है, फिर क्रॉस चेक करोगे, दो ड्रॉ का कंपैरिजन में क्रॉस चेक करोगे, ये तो आइसोसेलेस राइट एंगल था, ये आइसोसेलेस था, क्या ये आइसोसेलेस होगा, क्या ये आइसोसेलेस राइट एंगल होगा। अब जो जिसको कंटेन करेगा वो सुपरसेट हो जाएगा, ऑपोजिट जो है वो सबसेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके तुम लोग कर सकते हो। और एक चीज भी देख सकते हो, देखो एग्जाम में तो इतना लिखने का टाइम नहीं मिलेगा, सबसे एक मतलब ट्रिक बोल सकते हो, इस तरीके से याद रख सकते हो। देखो, यहाँ चेक करने के बाद इसमें दो राइट लगे हैं, इसमें एक राइट लगा है, ठीक है, जिसमें दो राइट लग रहा है ना वो सबसेट हो जा रहा है, देखो हर एक केस में। ठीक है, जिसमें तो मतलब जिसमें मैक्सिमम राइट है वो सबसेट हो जाएगा, मतलब ये ट्रिक बता रहे याद रखने का, अब इतना लिखने का जरूरी नहीं, बाकी समझ जाओगे क्वेश्चन करते करते तो जरूरत नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये आर जो है ये हम लोग का सबसेट हो गया ई का, क्योंकि इसमें जो है बाकी फीचर्स जो है इसमें बिलोंग, इसमें एक ऐसा फीचर्स रह रहा है जो कि इसमें नहीं है, इसीलिए ये क्रॉस लग रहा है, इसीलिए ये क्या है, सुपर सेट है, और ये क्या हो रहा है, सबसेट हो रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया 18th नंबर। चलो नेक्स्ट देखते हैं 19th नंबर। 19th नंबर में क्या बोला है, एन into n plus 1 divided by 2, n is positive integer। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं n into n plus 1 divided by 2। अच्छा, फिर क्या बोला है, n is a positive integer such that, ठीक है, ये such that है, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा, आंसर क्या चाहिए हमें, बोला है कि क्या सेट बनेगा इससे। ठीक है, तो n अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, n अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4, 1 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, तो अगर n का वैल्यू मेरा 1 से लेके इंफिनिटी तक होगा, ठीक है, फ्रैक्शन नहीं आएगा, पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि क्लियरली बता दिया इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इससे क्या सेट बन जाएगा, इसमें 1 पुट करेंगे तो कुछ एक वैल्यू आएगा, 2 पुट करेंगे कुछ, 3 पुट करेंगे कुछ, ऐसा तो जितना वैल्यू पुट करेंगे आते जाएगा। तो क्या आंसर होना चाहिए, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट, एम्प्टी सेट, इनफाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट तो होगा नहीं क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर काउंटलेस है, तो फाइनाइट नहीं होगा, एम्प्टी भी नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर तो दुनिया में है, ऐसा तो नहीं कि नहीं है, तो एम्प्टी सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट होगा। तो हम लोग का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। फिर 20th देखते हैं, ए का वैल्यू दे दिया है, बी का वैल्यू भी हमें लिख के दे दिया है। ठीक है, अब बोल रहा है कि एन ऑफ बी इक्वल टू एन ऑफ ए, एन ऑफ बी ग्रेटर देन एन ऑफ ए, एन ऑफ ए इक्वल टू, अच्छा चेक करते हैं, ए है 1 2 3 5 7, लिखो, ए है 1 2 3 5 7, 1 2 3 5 और 7। अच्छा, बी का क्या बोल रखा है, बी का बोल रखा है एक्स स्क्वेयर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए।
सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, एक्स जो है वो कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है। अच्छा, कैपिटल ए में एक्स का वैल्यू फिर क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 5 7, ठीक है। तो बी में क्या क्या वैल्यू आएगा, बी में बोल रहा है एक्स का वैल्यू कैसे आएगा, एक्स का स्क्वायर करके, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, बस इतना ही होगा, क्योंकि एक्स बस वही लेना है जो ए के अंदर है। ये हम लोगों ने लास्ट दिन बिलोंग्स टू साइन देखा था, तो इसका मतलब 1 4 9 25 और 7 का स्क्वायर यानी 49 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या बोला है, ऑप्शन सी। अच्छा, ऑप्शन सी होगा, देखते हैं। अच्छा, एन ऑफ का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो एन ऑफ ए कितना है 1 2 3 4 5, ठीक है। और एन ऑफ बी कितना हो जाएगा, वो भी 5 ही होगा, क्योंकि 5 एलिमेंट का ही स्क्वायर किया गया है, यानी एन ऑफ ए इक्वल एन ऑफ बी, ये हम लोग का आंसर होना चाहिए। और ये सही तरीके से जहां लिखा हुआ है वही हम लोगों को ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एन ऑफ, ये देखो ये भी लिखा हुआ है लेकिन ये गलत है, क्योंकि बी स्मॉल लेटर में दिया हुआ है, ये ठीक प्रेजेंटेशन नहीं है, ये तो हम लोग का गलत लिखा हुआ है, ग्रेटर, ग्रेटर तो नहीं हो रहा है, इक्वल हो रहा है, तो इक्वल हम लोग का ऑप्शन सी होगा। इसमें भी देखो लिखने का पैटर्न तो सही है, बट ये लेस देन लिख रखा है, ये भी नहीं होगा, लेस ग्रेटर ये सब नहीं होगा, इक्वल होना चाहिए, बट ये इक्वल क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें बी को स्मॉल लेटर से डिफाइन किया गया है। सेट थ्योरी में सेट को हम लोग कभी भी स्मॉल लेटर से डिफाइन नहीं करते हैं, कैपिटल से करते हैं, यहाँ लिखने का तरीका गलत दिया है, तो अगर अचानक से देख के इसको हाँ कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर प्रॉपर जो लिखा हुआ है वो है ऑप्शन सी, ठीक है, तो ऑप्शन सी लिखते हैं। अच्छा, 21, ए यूनियन ए होगा, ठीक है, ए यूनियन ए होगा, ऑप्शन ए, ये देखो ए यूनियन ए हम लोग का ए होगा, आंसर ऑप्शन ए हो गया। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल है, देखो हम सिंपल एक एग्जांपल देते हैं, मान लो ए में है 1,2, ठीक है, समझने के लिए, अगर किसी को नहीं समझ में आए तो ए यूनियन ए मतलब क्या करोगे, 1,2 यूनियन 1,2, ठीक है। अब यूनियन का मतलब क्या है, हमें रिपीटेशन के अलावा बाकी सब डेटा लिखना है, तो ए कॉम सॉरी 1,2 ही लिखेंगे, ठीक है, और तो कुछ नहीं आएगा, तो ए यूनियन ए को लिखने पे क्या आ जाता है, ए आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर ये ऑप्शन ए हो गया। अब हम लोग 22 वाला देखते हैं, देखो 22 में क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू कितना होगा, नल सेट होगा नहीं, ए इंटरसेक्शन ए, गलत हो रहा है, इसी एग्जांपल से देख, अगर ए का वैल्यू 1,2 है तो ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, ऐसे चेक कर लो, 1,2 इंटरसेक्शन 1,2 मतलब कॉमन पॉइंट, ए और ए में कॉमन क्या है, ए ही है ना, तो फिर ए आएगा, नल सेट नहीं होगा। 1,2 यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए आ रहा है, 1,2 ए आ रहा है, तो ऑप्शन क्या है, बी, तो बी लिखो, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अगर कभी भी कंफ्यूजन हो तो फिर ऐसे मतलब जस्ट ऐसे ही मत सोचो, कुछ भी एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं, लाइक 1 2 ले लो, रैंडमली कुछ भी एलिमेंट लेके चेक करके देखा जा सकता है, ठीक है, नहीं तो मतलब ऐसे ही अगर तुक्का लगाने जाएंगे तो गलत हो सकता है, ठीक है, ऐसा लगेगा कि नन होगा, नहीं हो जाता है ऐसा कभी कभी, ठीक है। तो हम लोग एक छोटा छोटा एलिमेंट लेके ना एग्जाम्पल के साथ ही करेंगे। फिर देखो यहाँ पर 23 में क्या बोला है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, ये मैंने तुम लोग को डी मॉर्गन्स लॉ बताया था, डी मॉर्गन्स लॉ कैसे याद रखना है, मैंने बोला था इसको ऐसे करके दोनों में बांट दो, अगर यूनियन है तो इसको क्या कर दोगे, इंटरसेक्शन, मैंने बोला था ऐसे ही याद रख सकते हैं, तो ये वाला कहां पर है, ऑप्शन सी। और ये भी देखो डी मॉर्गन्स लॉ, ये वाला भी, तो ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन है तो क्या कर दोगे, यूनियन। अब देखते हैं कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन बी, ठीक है, ये मत कर दो, इसके ऊपर कंप्लीमेंट लगा हुआ है, ये देखो छोटा सा कंप्लीमेंट जो है ये दिख रहा होगा, ये देखो ये वाला, तो हम लोग का ये डी मॉर्गन्स लॉ के ऊपर है, इसके लिए चेक करने का कोई जरूरत नहीं, इसको भी एलिमेंट से चेक करके देख सकते हो, लेकिन वो तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, तुम लोग चाहो तो करके देख सकते हो, बाकी मैंने बताया था ये डी मॉर्गन्स लॉ है, इसमें इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं। तो 23 का, यहाँ पर 23 का आंसर हो जाएगा ए यूनियन बी होल्ड कंप्लीमेंट,
खुद से एक बार फिर से लिखो तो याद हो जाएगा। ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, यूनियन है तो इसे इंटरसेक्शन कर दो। और 24 का ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट, इसे कैसे याद रखोगे? ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन को क्या कर दोगे? यूनियन कर दोगे। अब ऑप्शन बता दो कितना कितना आया था। 23 का सी और 24 का बी। ठीक है, 23 का सी हुआ था, 24 का हम लोग का बी हो गया। अच्छा 25, A यूनियन E इज इक्वल टू E इज सुपरसेट ऑफ A। बोल रहा है कि A यूनियन E कितना होगा अगर E सुपरसेट है A का। ठीक है, तो हम ऐसे लिखते। अच्छा A यूनियन E, ठीक है, A यूनियन E का हमें वैल्यू सॉरी A यूनियन E कितना होगा ये हमें बताना है। और इसमें बोला है कि E इज सुपर सेट ऑफ ए। मतलब ए क्या है? ई अगर सुपर सेट है ए का तो कंफर्म ए क्या है? सबसेट है। ए इज, देन हम लोग ये कंक्लूजन ला सकते, देन ए इज सबसेट ऑफ ई। ठीक है, अगर कोई किसी का सबसेट है इसका मतलब ई में जो भी एलिमेंट, ए में जितना भी एलिमेंट है वो ई के पास है। ठीक है, ए में जितना भी, जैसे मान लो ये सबसेट सुपरसेट का रिलेशन हो जाएगा। ए में 1 2 है और ई में मैंने लिख दिया 1 2 3। ठीक है, तो ये हो गया सबसेट सुपरसेट का रिलेशन। अगर अब हम लोग ऐसे ए यूनियन ई करेंगे तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे? 1 2 लिखेंगे और यूनियन करके 1 2 3 लिख देंगे। यूनियन का मतलब रिपीटेशन के अलावा सारे डिजिट्स को सिंगल टाइम लिखना है। तो 1 2 और क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब क्या आंसर आ गया? ई आ गया, ई, है ना। तो आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, बी हो जाएगा। ऐसे करके चेक करके देख सकते हैं। तो अगर एलिमेंट लिखे बिना भी किया जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है अगर हमें नॉलेज प्रॉपर है। क्योंकि देखो अगर ए सबसेट है तो इसका मतलब ए का सारा एलिमेंट ई के अंदर होगा। और ई अगर हम लोग का मतलब ये अगर प्रॉपर सबसेट का रिलेशन है तो ई में ऐसा कुछ एलिमेंट जरूर होगा जो ए में नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आंसर ओवरऑल तो ई आने वाला है। और ये अगर प्रॉपर सेट है तो आंसर ई आएगा। और अगर प्रॉपर सबसेट नहीं है तो आंसर लेकिन ए आ सकता है। लेकिन तुम लोग यहाँ पर देखो ऑप्शन में, लेकिन हम लोग का दोनों ही दिया है, ए और ई। लेकिन जब हमें ऐसे बोलेगा ना तो हमेशा मानो कि वो प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, मतलब ये भी तो सबसेट हुआ ना, जैसे ए में 1 2 है, ठीक है, और ई में भी हम लोग का 1 2 है, तो ये भी तो सबसेट सुपरसेट का रिलेशन। लेकिन तब तो ऐसे नहीं बोलेगा ना कि ई इज सुपरसेट ऑफ ए, कंफर्मली बोल रहा है। इसका मतलब ये वाला कंडीशन नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में ई भी सुपरसेट है और एज वेल एज ए भी सुपरसेट है। तो ये कंडीशन नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग का ये वाला कंडीशन बोल रहा है। तो इसीलिए हम क्यों बोल रहे हैं पता है? यहाँ पर ऑप्शन है, ए का भी ऑप्शन है। अगर ये वाला कंडीशन होता है कि ए में 1 2 है और ई में भी 1 2 है, तो इसका मतलब ए यूनियन ई करने से क्या आएगा? ए यूनियन ई करने से तो 1 2 आएगा। तो इसका मतलब आंसर ई और ए दोनों ही तो हो रहा है। लेकिन वो नहीं होगा क्योंकि ई सुपरसेट है, बता ही दिया है, बोला नहीं है कि रिवर्सली ए भी सुपरसेट है। इसका मतलब प्रॉपर सबसेट का रिलेशन। ठीक है, अच्छा चलो 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर में क्या बोला है? ए इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू, अगर ई सुपरसेट ऑफ ए है, मतलब सिंपल इसी एग्जांपल से देख लो, ए इंटरसेक्शन ई कितना होगा? अगर सेम यही चीज बोला है, ई इज सुपरसेट ऑफ, ई इज सुपरसेट ऑफ ए, ये हमें बता दिए। मतलब तुम लोग इसी एग्जांपल से ट्राई करके देखो सेम। ठीक है, ए आएगा। ठीक है, क्योंकि कॉमन एलिमेंट तो सबसेट के पास जो है वही कॉमन एलिमेंट होगा। ठीक है, तो 1 2 और यहाँ पर इंटरसेक्शन 1 2 3, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 2, यानी कि ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कॉमन एलिमेंट जो सबसेट में है वही हो सकता है। अच्छा 27, E यूनियन E इज इक्वल टू, अगर E इज सुपरसेट ऑफ A है तो E के साथ E का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा? E आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं E यूनियन E। E यूनियन E करने से हम लोग का आ जाएगा E।
सिंपल सा बात है, किसी भी सेट को उसके साथ यूनियन करोगे ना, बाकी कुछ डेटा हमें देखने का ही जरूरत नहीं, क्या दिया है क्या नहीं दिया है, हमेशा वही वाला सेट आएगा, ठीक है। यूनियन ई करेंगे वही सेट आ जाएगा। अब ई किसी का भी सुपर सेट हो उससे हमें क्या लेना देना, ए हो जाएगा, ठीक है। ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी अभी हम लोगों ने ऐसा एक देखा भी था, ए इज अ सब, ये देखो ए इज ए यूनियन ए, तो ए यूनियन ए करने से भी तो ए आ रहा है ना, तो सिंपल वैसे भी तुम लोग ई का भी कोई वैल्यू ले लो, ठीक है। तो उसमें हम लोग का ई यूनियन ई करेंगे तो ई आएगा। ई अगर सुपर सेट है भी, ई देखो ई सुपर सेट ऑफ ए बोला है, तो ये वाला एग्जांपल ही ले लो ना। ए का वैल्यू मैंने 1 2 लिया था और ई का वैल्यू मैंने क्या लिया था 1 2 3, लेकिन यूनियन तो मुझे इन इसमें करना है ना, दो दो बार ई यूनियन ई का मतलब वही 1 2 3 और अगेन हम लोग का 1 2 3, ठीक है। तो वैल्यू लेके भी अगर करके देखोगे बात बराबर ही है, ठीक है। कोई भी सेट अपने साथ जब यूनियन करेगा तो उतना ही आंसर आएगा। 28, A इंटरसेक्शन E कंप्लीमेंट इज इक्वल टू E इज अ सुपर सेट ऑफ A, ठीक है। अब ये वाला देखो कंप्लीमेंट आ गया, A इंटरसेक्शन E कंप्लीमेंट कितना होगा, इसके साथ हमें बोला है E इज सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। अब देखो हम लोग कैसे समझ सकते हैं, ई कंप्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, जो यूनिवर्स में है बट ई सेट के पास नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स में है बट ई सेट के पास नहीं है, और ए सेट और ई सेट का हमें क्या निकालना है, ई कंप्लीमेंट सेट का हमें कॉमन पॉइंट ढूंढना है जहां पर ई सुपर सेट ऑफ ए है। अब देखो ई का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है। ए का वैल्यू मैंने ले लिया 1 2, तो ये सबसेट सुपरसेट वाला रिलेशन सेटिस्फाई हो गया। अच्छा, अब ई कंप्लीमेंट इसका मतलब क्या होगा, इससे कंक्लूजन हम लोग ये ले सकते हैं, ई कंप्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा 1 2 3 के अलावा सारे नंबर, ठीक है, जो कि यूनिवर्स में हो सकता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक्सेप्ट 1 2 3 सारे नंबर हो सकते हैं ई कंप्लीमेंट का मतलब, ठीक है। अब हमें बोला है ए के साथ ई कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन करो, तो ए का वैल्यू मैंने क्या लिया है 1 2, ठीक है। इंटरसेक्शन कर रहे हैं एक्सेप्ट 1 2 3, तो बोलो कुछ कॉमन पॉइंट आएगा, नल सेट आएगा, ठीक है। कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, मतलब जीरो आएगा, क्योंकि मुझे किस चीज का कॉमन लेना है, मुझे ढूंढना है कि कहीं मुझे 1 2 मिल जाए, तभी तो मेरा इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन आएगा। मुझे 1 2 नहीं मिल रहा है, क्यों, क्योंकि ई कंप्लीमेंट मेरा वो सेट है जिसमें 1 2 3 के अलावा बाकी सब है, तो कॉमन में कुछ भी नहीं आएगा, जीरो आएगा। जीरो आने से इसे नल या वॉइड बोलेंगे। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में ये 5 यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन बी 5 यूज करेंगे, 5 से हम लोग को बताया जाता है कि नल सेट है, ठीक है। ऑप्शन बी 5 होगा। नहीं, जीरो क्या होता है, जीरो खुद एक वैल्यू है जिसका नाम है जीरो। ये देखो लास्ट दिन ही मैंने ये 3 चीज लिखवाया था, क्योंकि ये हमसे गलती हो जाता है। ये देखो मैंने, ये देखो मैंने 3 चीज लिखवाया था, कहाँ गया, ये देखो। फाई का मतलब क्या है, मैंने ये वाला क्वेश्चन आ ही जाता है दिमाग में। फाई का मतलब है, ये डिनोट किया जाता है, अभी अभी हम लोगों ने इसका यूज किया, नल सेट आया तो हम लोगों ने इस साइन को यूज किया नल सेट बताने के लिए। इसका मतलब है एक सेट है जिसके अंदर जीरो एलिमेंट है, और ये जीरो का मतलब क्या है, नॉट सेट, ओनली ए नंबर कॉल्ड जीरो, तो जीरो यूज नहीं कर। और अगर जीरो लिख के ऐसे ऐसे कर दोगे तो फिर तो इसका मतलब ये बन जाएगा, ये भी नहीं होगा। अगर नल सेट लिखना है, या तो नल या फाई सेट लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, वॉइड सेट भी लिखा जाता है, नहीं तो फाई वाला साइन यूज करना पड़ेगा। अच्छा, 29, 29 नंबर देखो क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू कितना होगा, ई इज सुपर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन फाइव, ए इंटरसेक्शन फाइव, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या दिखाने के लिए बोला है, इज इक्वल टू कितना होगा, इज इक्वल टू कितना होगा, इज अ सुपर सेट ऑफ ए, ई इज सुपर सेट ऑफ ए, सुपर सेट ऑफ ए, ई जो है वो ए का सुपर सेट है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं क्या आंसर होगा। यहाँ पर नल सेट है, ठीक है। अब ए का वैल्यू
ले लेते हैं सेम तरीके से 1 2, ठीक है। ई का वैल्यू ले लेते हैं 1 2 3, जिससे ये रिलेशन बन गया कि ई इज अ सुपरसेट ऑफ ए। अच्छा, अब ए के साथ हमें इंटरसेक्शन करवाना है 5 सेट। 5 सेट का मतलब इधर कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है फिर? हाँ, इन दोनों का कॉमन पॉइंट ये नल वैल्यू, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब इधर अगर कॉमा देते हैं तो एक नल वैल्यू मिलेगा, यानी हम लोग का क्या आंसर आएगा? बोलो, ऑप्शन कैसे दिया है देखते हैं। ऑप्शन हम लोग का 5, ठीक है, 5 होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन 5 ये सी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग का नल सेट आएगा, क्योंकि कुछ भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसको हम लोग सेट में लिख सके जो ए और 5 का कॉमन पार्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हम लोग का 5 सेट, मतलब सीधा बात है, इससे ये कंक्लूजन निकल के आता है कि अगर हम लोग नल सेट को किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा? नल सेट ही आएगा। अच्छा, A union A complement is equal to E is a superset of A। अच्छा, A union A complement कितना होगा? यहाँ पर बोला है E is superset of A, मतलब सेम वही कंडीशन। E का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, जो एग्जांपल ले रहे हैं 1 2 3। A का वैल्यू लिख लेते हैं 1, 2, ठीक है। अच्छा, अब A complement का मतलब क्या होगा? एक्सेप्ट 1, 2, ठीक है। ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? इस सेट में वो सारे नंबर आ सकते हैं 1 2 के अलावा जो कि इस यूनिवर्स में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 1 2 के अलावा कुछ भी आ सकता है, यानी ए कंप्लीमेंट में हम लोग का क्या आ सकता है? 3 4 5 ऐसा कुछ नंबर आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर ए यूनियन ए कंप्लीमेंट बोला है, तो ए का वैल्यू कितना है? 1, 2। यूनियन करने बोला है ए कंप्लीमेंट को, तो ए कंप्लीमेंट में क्या आ जाएगा? एक्सेप्ट 1, 2, तो 1, 2 के अलावा कुछ भी आ सकता है। तो ये दोनों को मुझे यूनियन करना है, तो यूनियन करने से हम क्या लिखेंगे? 1, 2 लिखेंगे और एक्सेप्ट 1 2 जो है वो लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा ये आंसर क्या आ जाएगा? ई, ठीक है। ये मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ई, क्योंकि एक्सेप्ट 1 2 यहाँ पर क्या है? क्योंकि ये इसका सुपर सेट है, तो हम लोग बोल सकते हैं एक्सेप्ट 1 2, एक तो वैल्यू मुझे दिख ही रहा है, यहाँ पर क्या होगा? एक कंप्लीमेंट का वैल्यू 3 आ सकता है, ठीक है। तो अगर हम सुपर सेट से चेक कर रहे हैं, सुपर सेट में 3 है लेकिन ए में 3 नहीं है, तो ए कंप्लीमेंट का मतलब 3 लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब 3 जो है ये हम लोग का एक कंप्लीमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 लिख दो। इस तरीके से भी किया जा सकता है, 1, 2 और यहाँ पर लिख दो 3, तो 1 2 3 हो जाएगा। 1 2 और 3, इसका मतलब ये हम लोग का क्या हो गया? ई हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमें ये यूनिवर्सल सेट से देता तो फिर इसका आंसर हम लोग का यूनिवर्सल सेट आता। अगर हमें यहाँ पर यूनिवर्सल सेट से चेक करने बोलता है, यहाँ पर सुपर सेट से बोला है, तो सुपर सेट में जो नंबर है उसमें ऐसा एक नंबर जरूर होगा जो ए में नहीं है, वही हमारा एक कंप्लीमेंट होगा। ये प्रॉपर सबसेट क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें एक ऐसा एलिमेंट है, एटलीस्ट एक ऐसा, इसमें अगर हम लोग चाहे तो 3 4 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा भी नंबर बढ़ा सकते हैं, इसमें भी नंबर बढ़ा सकते हो, लेकिन इसमें इससे कम रखना पड़ेगा। तो इसमें एटलीस्ट एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो कि ए में नहीं है, वही हमारा ए कंप्लीमेंट होगा। तो ए और ए कंप्लीमेंट को मिलाएंगे तो हम लोग का ई आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर 30 का कितना हो जाएगा? ए, ठीक है, 30 का ए हो गया। अच्छा, अब 31 देखो। अच्छा, देखते हैं। सेटिस्फाई 5 प्लस एक्स ग्रेटर देन 10, तो वो लिख के देखो। 5 प्लस एक्स करने से एक्स का वैल्यू जो दिया हुआ है, कौन सा ऐसा वैल्यू है जो कि ग्रेटर देन 10 होगा, उसी का सबसेट बनेगा। ई का सबसेट वो होगा जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस रिलेशन को चेक करके तुम लोग ही देखो कौन सा डेटा इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ई का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लिखो ई का वैल्यू 1 से लेके 9 तक है। ई का वैल्यू 1 से लेके 9 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अच्छा, अब हमें सबसेट ऑफ ई निकालने बोला है, सबसेट ऑफ ई, और वो कैसे बनेगा? जो ये रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। रिलेशन क्या है? 5 प्लस एक्स ग्रेटर देन 10, 5 प्लस एक्स ग्रेटर देन 10। अब चेक करते हैं, अगर 1 पुट करेंगे 5 प्लस 1, क्या ये ग्रेटर देन 10 होगा? नहीं, क्योंकि ये तो 6 हो रहा है, 6 ग्रेटर देन 10 नहीं होता है। 5 प्लस 2 लिखो, क्या ग्रेटर देन 10 होगा? नहीं। 5 प्लस 3 लिखो, क्या ग्रेटर देन 10 होगा? नहीं, ठीक है। अच्छा, 5 प्लस,
हाँ 4 लिखने से भी नहीं होगा। 5 + 5 ये भी नहीं होगा, क्योंकि ग्रेटर अगर इक्वल होता तो हो जाता ये वाला। तो इसके बाद से जो भी लिखोगे 6, 7, 8, 9 सभी में आंसर क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 10। हाँ ये सही बात है, ठीक है। 5 + 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, हाँ सही है। 5 + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, हाँ। 5 + 9 करेंगे तो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आएगा? हाँ आएगा। तो इसका मतलब सबसेट में क्या क्या आ जाएगा? तो सबसेट ऑफ ई में हम लोग का आ जाएगा 6, हाँ 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो 6, 7, 8, 9 आना चाहिए। 6, 7, 8, 9, हाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 का आंसर हो गया ऑप्शन बी। अच्छा अब 32 देखते हैं। 32 में क्या बोला है? इफ ए, ये डेल्टा का साइन दिया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब माइनस होता है। देखो ए डेल्टा बी ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? जो लिखा हुआ है हम लिख देते हैं, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होता है। नॉर्मली ऐसा साइन का यूज थोड़ा कम ही होता है, क्वेश्चन में देगा तो बता ही देगा। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है। वो कोर सेट थ्योरी जब पढ़ने पे ये जरूरत होता है, वैसे ये जरूरत नहीं होता है उतना यहाँ पर, इसीलिए देखो बता दिया है कि इसका मतलब क्या है। तुम लोग को देने से डायरेक्टली ऐसा देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि माइनस का मतलब हम लोग को पढ़ना पड़ता है, जो कि मैंने तुम लोग को सिखाया भी है माइनस का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैंने माइनस को ऐसे लिख के दिखाया था, एस माइनस ए ऐसे करके दिखाया था, ठीक है, ये होता है माइनस का मतलब। अच्छा अब हमें ए दे दिया है, बी दे दिया है, ए डेल्टा बी निकालने के लिए बोला है। तो ए का वैल्यू है 1 2 3 4 और बी है 3 5 7। तो लिखो ए का वैल्यू है 1 2 3 4 और बी का वैल्यू है 5 7, ठीक है। अच्छा अब अगर हम लोग a माइनस बी निकालेंगे तो कितना आएगा? a माइनस बी निकालते हैं 1 2 3 4 माइनस कर दो 5 7। तो आंसर क्या आएगा? माइनस करने का मतलब है सिमिलर डेटा को हटाते जाओ, ठीक है। तो देखते हैं a माइनस बी करना है, तो a से हमें चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? 1 हम लोग को लिखना पड़ेगा क्योंकि b में 1 नहीं है। 2 भी हम लोग को लिखना पड़ेगा क्योंकि b में 2 नहीं है। अच्छा मैंने b का वैल्यू गलत लिख दिया ना। b का वैल्यू कितना है? 3 5 7। हाँ अच्छा इन दोनों में 3 कॉमन है, ठीक है, तो 3 नहीं लिखेंगे। 4 कॉमन नहीं है, 4 तक लिखेंगे। देखो जब a माइनस बी है ना, तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? a माइनस बी जब है तो हम लोग a माइनस बी चेक करेंगे, तो a के साथ b का कॉमन ढूंढेंगे। तो a के साथ b का कॉमन एक ही एलिमेंट है 3, तो इसके अलावा बाकी सारे a के एलिमेंट लिख दिए जाएंगे। मतलब ये देखो a में है 1 2 3 4, ठीक है। b में क्या है? ये 3 ले लो, 3 5 7, ठीक है। ये a हो गया, ये b हो गया ड्रॉ के अकॉर्डिंग। अब हमें बोला है a माइनस बी कर दो, a से b को हटा दो। अब a से b को हटाने का मतलब कौन सा पोर्शन बचेगा? क्या ये नहीं बचेगा? अगर ड्रॉ ही देखोगे यहां से ये खाना पड़ेगा, मतलब ये यहां से हटा देना पड़ेगा, तो क्या बचेगा? ये तो सिर्फ ओनली ए, मतलब इसका मतलब क्या होता है? ओनली ए, सिर्फ ए बताओ। तो सिर्फ ए का मतलब ये वाला है ना, ये वाला पोर्शन, सिर्फ ए, 3 के अलावा, ठीक है। इसीलिए कैसे चेक करना है? ओनली ए चेक करो। तो ए में क्या है? 1 2 3 4। अब ओनली तभी होगा जब बी का कॉमन पार्ट हम लोग हटा देंगे। तो ये आंसर हो गया। तो अब ऑप्शन कौन सा है? 1 2 4 आया ऑप्शन। ओ अच्छा पूरा तो कंप्लीट नहीं किया हम लोगों ने। बी माइनस ए भी निकालो। बी माइनस ए का मतलब ओनली बी, चाहो तो लिख लो ओनली बी, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब ओनली ए। बी माइनस ए लिखने का मतलब पहले बी ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो आंसर निकालने में दिक्कत होगा, ठीक है। और 1 2 3 4 तुम लोग को क्या लिखना है? सिर्फ और सिर्फ बी लिखना है। तो बी का मतलब तो 3 5 7 है, लेकिन ओनली बी का मतलब अगर बी ए में कुछ कॉमन है वो नहीं लिखना है, तो क्या लिखेंगे? 5 7, ठीक है। तो 5 7 लिखेंगे, ओनली बी बन गया। अच्छा अब ये दोनों को यूनियन करवाओ, ठीक है। तो a माइनस बी जो निकाला हम लोगों ने, यूनियन b माइनस a करो। a माइनस बी क्या होगा? 1 2 4 यूनियन b माइनस a क्या होगा? 5 7। अब यूनियन का मतलब सारे डेटा लिखना है, रिपीट को नहीं लिखना है। 1 2 4 5 7। अच्छा 1 2 4 5 7 ऑप्शन ए। ऑप्शन हो गया ए।
1 2 4 5 7। ये कौन सा वाला किया हम लोगों ने? 32 वाला ही किया ना। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हम लोग का सेट 7 जो था। अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट सेट। प्रोडक्ट सेट क्या होता है? हेडिंग करें। प्रोडक्ट सेट का मतलब है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है सेट के अंदर। जैसे हम लोगों ने इंटरसेक्शन सीखा था और कॉमन सीखा था, वो ऑपरेशन था, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का भी ऑपरेशन हम लोग सीखेंगे। तो प्रोडक्ट सेट का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये देखो यहाँ पर ये जो है, मतलब यहाँ पर जब सेट का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसे बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, पूरा नाम ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट, CARTESIAN, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। इस मल्टीप्लिकेशन का नाम है ये कार्टेशियन। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा, लाइक ए का हम लोग दो वैल्यू ले लेते हैं, कुछ भी दो वैल्यू ले लो, 2 3 ले लिया मैंने, ठीक है। और एक बी सेट ले लिया, उसमें कोई भी वैल्यू ले लो, लाइक 1 और 4 ले लिया। अब हम लोग ए क्रॉस बी बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन लैंग्वेज यूज नहीं किया जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल सकते हो या फिर क्रॉस बोल सकते हो। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट इतना बड़ा नाम कौन यूज करेगा, हम लोग इसे क्रॉस बोलेंगे। तो अब 2,3 क्रॉस 1,4 करने पे क्या आंसर आएगा वो हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब प्रोडक्ट सेट कैसे लिखा जाता है? पेयर में लिखा जाता है, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू निकलेगा वो सिंगल नहीं, दो दो वैल्यू निकलेगा। ठीक है, कैसे होगा, कैसे लिखना पड़ेगा, दो वैल्यू कैसे आएगा, ये देखो। पहला हो जाएगा ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 1 2 4, 3 1 3 4, लेकिन मल्टीप्लाई करके कुछ वैल्यू नहीं लिखना है, जैसे 2 1 2 2 4 8, ये सब नहीं करना है, 2,1। ठीक है, पहले लिखना पड़ेगा 2,1, ऐसे ही लिखना पड़ेगा सेकेंड ब्रैकेट, और एलिमेंट को ऐसे एक फर्स्ट ब्रैकेट में रखना पड़ेगा और कॉमा भी देना पड़ेगा। ठीक है, लिखने का प्रोसेस देख लो, हम फिर से लिख देते 2,1 और ये ऐसे ब्रैकेट लगेगा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट में यहाँ कॉमा देंगे, फिर यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे। तो पहला हुआ 2 1, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2 4, 2,4, फिर यहाँ कॉमा लगेगा, फिर 3 1, फिर ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम 3 से कर रहे हैं, 2 से 2 ही हो सकता था, 2 1 2 4, अगर पीछे और कुछ भी होता तो 2 से पहले कंप्लीट कर लेते, फिर 3 वाला लिखेंगे, 3 1 और 3 4, कॉमा देके 3 4। ठीक है, ये जो लिखने का पैटर्न है इसे बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। ये जो लिखने का पैटर्न है, हाँ, इसे इसे हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ये पेयर में है, पेयर मतलब मतलब जुड़वा है, दो दो करके है ना, 2 1 2 4 3 1 3 4, तो इसे पेयर बोला जाता है। ठीक, जब सिंगल डेटा नहीं होता है तो पेयर, दो डेटा होने पे पेयर। अब ऑर्डर्ड क्यों है? क्योंकि देखो हमेशा पहले जो नंबर आएगा वो पहले सेट को बताए। ठीक है, पहला सेट कुछ भी हो, यहाँ हम लोगों ने ए नाम लिया है, अगर हम लोग यहाँ पर पी क्रॉस क्यू भी लगाते हैं, जब भी हमारा प्रोडक्ट सेट होगा ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट हमारे फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा ऑलवेज, और सेकेंड एलिमेंट हमेशा सेकेंड वाले सेट को बिलोंग करेगा। हाँ, सब हमारा ऑर्डर्ड के अंदर होगा। ठीक है, तो नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, मतलब तब उसका मीनिंग अलग हो जाएगा, तब बी क्रॉस ए हो जाएगा। बताते हैं, तो ये ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर इसका मतलब है कि जो स्मॉल, जैसे मान लो ऑर्डर्ड पेयर अगर हम लोग ए कॉमा बी पैटर्न में लिख रहे हैं तो ए ऑलवेज बिलोंग्स टू ए होगा, बी ऑलवेज बिलोंग्स टू बी होगा, अगर हम लोगों ने ए क्रॉस बी करवाया है तो। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर में जितने भी नंबर लिखे हुए रहेंगे तो ये इम्प्लाइड है कि पहला नंबर हमेशा किसको बिलोंग करेगा, ए को। ठीक है, अगर मेरा सेट ए है, अगर कुछ और नाम है तो और हो सकता है, और सेकंड किसको बिलोंग करेगा, बी को। ठीक है, सेकंड जो है बी को बिलोंग करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर और एक चीज भी हमें देखना चाहिए कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक नहीं होता है। जैसे नॉर्मली हम लोग मल्टीप्लीकेशन में कैसे करते हैं, 2 इंटू 3 3 इंटू 2, बात तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर नेचर। जैसे देखो, अब इसी क्वेश्चन को हम अगर ऐसे लिखते हैं बी क्रॉस ए, ठीक है, तो बी में क्या क्या है हम लोग का 1 4। ठीक है, वही सेम एग्जांपल ही हम ले रहे हैं, और ए में क्या क्या है 2 3। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन करवा के देखो क्या आंसर आ रहा है। तो पहला क्या आ जाएगा 1 2 1 3,
फिर आ जाएगा 4 2, फिर आ जाएगा 4 3। इसका मतलब ये जो है 1 बिलोंग्स टू क्या है, बी है, ये बिलोंग्स टू क्या है, बी है, ये बिलोंग्स टू क्या है, बी है, ये बिलोंग्स टू क्या है, बी है, और ये बिलोंग्स टू क्या है, ए। तो ए भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के साथ यहाँ पर कुछ मतलब नहीं रखता है कि ए अल्फाबेटिकली पहले आता है तो पहले होगा, ऐसा बात नहीं। क्या क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, बी क्रॉस ए कर रहे हैं, तो ये ऑर्डर्ड पेयर में जितने भी पहले वाले एलिमेंट होंगे वो सभी बी को बिलोंग करेंगे, और जो भी सेकंड वाले एलिमेंट होंगे वो सभी ए को बिलोंग करेंगे। ठीक है, इस तरीके से कंसेप्ट होगा। अच्छा, यहां पर देखते हैं क्या बोला है। देखो यहाँ पर बोला है ऑर्डर्ड पेयर का मतलब टू एलिमेंट ए एंड बी लिस्टेड इन स्पेसिफिक ऑर्डर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या हो गया, पेयर में रहेगा लेकिन ऑर्डर को मेंटेन करेगा। फॉर्म एन ऑर्डर्ड पेयर डिनोटेड बाय ए कॉमा बी। ठीक है, अगर हम लोग ए कॉमा बी से डिनोट करें, चाहो तो पी कॉमा क्यू लिख लो, एक्स कॉमा वाई लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी दिखा दिया मैंने। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होता है, ये देखो ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट क्यों बोला जाता है, अगर सेट में कुछ एलिमेंट ही नहीं रहेगा तो क्या प्रोडक्ट हो सकता है, नहीं होगा। देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ऑर्डर्ड पेयर अगर ए कॉमा बी है तो ए सेट बिलोंग्स टू ए और बी सेट बिलोंग्स टू बी होगा, इज कॉल्ड द कार्टेशियन ए क्रॉस बी। ठीक है, अच्छा अब देखो कैसे लिखा जाता है ए क्रॉस बी। अगर ये लिखने का तरीका मतलब ये बता देते हैं, अगर कभी भी हमें क्वेश्चन में आए तो तुम लोग समझ जाओगे। तो इसका मतलब हम लोग ऐसे इसको बोल सकते हैं, ए क्रॉस बी अगर कर रहे हैं, ठीक है, अगर ए क्रॉस बी कर रहे हैं और ए क्रॉस बी करने से हमें जो आंसर मिलेगा उसका हमें ये फॉर्म में आंसर देना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्म में आंसर देते हैं हम लोग, और सच दैट ये ऐसा होना चाहिए कि हमेशा ये ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए होगा अगर ए क्रॉस बी है, एंड बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल बी होगा। मतलब कभी कभी ऐसा सब नोटेशन दे देता है तो हम लोग को लगता है क्या दे दिया है, नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन क्यों नहीं समझ में आएगा, अभी अभी तो हम लोगों ने सीखा ए क्रॉस बी का मतलब हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। ऑर्डर्ड पेयर यहाँ ए कॉमा बी दिया है, तुम लोग इसको चाहो तो एक्स कॉमा वाई लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सच दैट जो ये स्मॉल ए है वो हमेशा पहले वाले सेट जो कि यहाँ पर कैपिटल ए है उसको बिलोंग करेगा, बी जो है वो सेकंड सेट जो कि यहाँ पर कैपिटल बी है उसको बिलोंग करेगा। तो ये सब देख के घबराना नहीं चाहिए। अगर हम लोग समझ के पढ़ते हैं तो अगर क्वेश्चन में ऐसा सब दे दिया तो भी हमें समझ में आएगा कि क्या बोलना चाह रहा है, पढ़ने आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज में तो नहीं है, सारे साइन यूज करके लिखे हुए हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है, देखो अगर a का वैल्यू 5 है और b भी 5 है, मतलब दो अगर एम्प्टी सेट है तो a क्रॉस b क्या होगा, बोल रहा है 5 होगा। सही बात है, 5 तो होगा ना। देखो a मेरा एक सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो a मैंने एक सेट लिख दिया जो कि ऐसा खाली है। ठीक है, b मैंने एक सेट लिख दिया जो भी ऐसा एक खाली सेट है। तो a क्रॉस b करोगे तो दो खाली सेट को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो क्या आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करके तो कुछ आएगा नहीं, खाली ही आंसर आएगा। मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है ना कि अगर दो नल सेट है, दो नल सेट का अगर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, नल सेट ही आएगा। ठीक है, नल सेट ही आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ए और बी दे दिया है और इसका क्रॉस करके दिखाया, छोड़ो मैंने अपने हिसाब से एग्जांपल दिखाया है। फिर यहाँ पर ए क्रॉस बी दे दिया है और बोल रहा है कि ए और बी फाइंड आउट करो, तो बोलो क्या होगा। ए क्रॉस बी दे दिया है, ए क्रॉस बी में क्या दिया है 3,2, 3,4, ठीक है, 5,2, 5,4 ऐसे दे दिया है। हमें बोल रहा है ये ए क्रॉस बी है, बोल रहा है ए और बी बताओ, तो ए क्या होगा और बी क्या होगा। हाँ, जितने भी फर्स्ट एलिमेंट है वो सब ए हो जाएंगे। तो हमें 3,3,5,5 नहीं लिखना है, लास्ट दिन ही पढ़ा था हम लोगों ने, रिपीटेशन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 3,5 और 2,4,2,4 ये बी है, तो रिपीटेशन तो होगा नहीं, तो क्या लिखेंगे 2,4। ठीक है, तो 3,5 और 2,4 ये हम लोग का हो जाएगा। मतलब हमेशा दो सेट को मल्टीप्लाई करके कार्टेशियन प्रोडक्ट देगा ऐसा जरूरी नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट दे के हमें बोल सकता है कि फाइंड आउट करो ए और बी क्या होगा। ठीक है, तो ये वाला भी हम यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, क्वेश्चन तुम लोग को याद रहेगा कि ये भी टॉपिक हमें कवर करना है। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा नोट से तो याद नहीं रहता है एग्जाम टाइम में। ठीक है, तो ये लिखा हुआ रहेगा तो इसको पढ़ने में आसानी रहेगा। ये दे दिया है फाइंड ए बी, फाइंड ए एंड बी। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ऑर्डर्ड पेयर में जितने भी फर्स्ट एलिमेंट है, अगर ए क्रॉस बी है तो ये मेरा 3
और 5 होगा, क्योंकि रिपीटेशन मैटर नहीं करता है। और बी का वैल्यू मेरा हो जाएगा 2,4। ठीक है, बी का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा 2,4। और क्या पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर? देखो यहाँ पर बोला है, हाँ इसे ना और एक चीज भी बोला जाता है, क्लियरली ए इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट का मतलब होता है पहला सेट। ठीक है, और सेकंड कोऑर्डिनेट अगर ये लैंग्वेज दे दे तो इसका मतलब इसे हम लोग बोलेंगे सेकंड सेट। ठीक है, इसे सेट के अलावा कोऑर्डिनेट्स भी बोला जाता है। इसे लिख लो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स भी बोला जाता है। अगर पूछ लिया कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में क्या क्या आएगा बताओ, फिर सोचोगे कि कोऑर्डिनेट्स क्या है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? सेकंड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट्स हो गया। मतलब नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग नाम है तो उसका नोट डाउन करके रखो खुद के हिसाब से। अगर इसमें ये नहीं पूछा कि ए में क्या है बी में क्या है, पूछ लिया कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या है सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या है, फिर सोचोगे कि इसका मतलब क्या है। बात एक ही है, नाम है फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अच्छा और क्या याद रखना चाहिए हमें इसमें से? अच्छा हाँ, इसका हम लोग नंबरिंग देखेंगे। ठीक है, पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस पी एक जैसा नहीं होता है। चलो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं दूसरा। ठीक है, पी का वैल्यू मैंने ले लिया 1, 3 और 6। ठीक है, और क्यू का वैल्यू मैंने ले लिया 3 और 5। इसका हम लोग करेंगे पहले प्रोडक्ट, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक बार पी क्रॉस क्यू निकालेंगे, एक बार क्यू क्रॉस पी करेंगे। ठीक है, तो दोनों पी क्रॉस क्यू करने से क्या क्या आएगा? पहला 1, 3, 1, 5, 3, 3, 3, 5 और 6, 3, 6, 5। अच्छा, अब नेक्स्ट निकालेंगे क्यू क्रॉस पी, मतलब इधर से इधर बोलना है। ठीक है, तो अगर तुम लोग लिखना चाहो तो वैल्यूज को लिख लो, अगर बोलने में दिक्कत होगा तो पहले 3 से स्टार्ट करेंगे। 3,1, 3,3, इसको ध्यान में रख के इसको जोड़ दो पीछे, 3,6। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा 5,1, 5,3, 5,6, 5,1, 5,3 और 5,6। ठीक है, अच्छा अब एन ऑफ निकालेंगे। एन ऑफ यानी नंबर, तो यहाँ पर देखो एन ऑफ पी क्रॉस क्यू कितना है, मतलब काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अच्छा और एन ऑफ क्यू क्रॉस पी कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 हो गया। ठीक है, ये दोनों ही हम लोग का 6 है। अच्छा, अब यहाँ पर एन ऑफ पी और एन ऑफ क्यू कितना है? 3। एन ऑफ पी कितना है? 3 एलिमेंट्स है, और एन ऑफ क्यू कितना है? 2 एलिमेंट्स है। ठीक है, एन ऑफ क्यू हम लोग का 2 एलिमेंट्स है। तो यहां से हम लोग का क्या कंक्लूजन आता है? इससे हम लोग ये कंक्लूजन लिख सकते हैं, ये देखो यहाँ पर लिखते हैं। इससे हम लोग ये कंक्लूजन लिख सकते हैं कि एन ऑफ पी क्रॉस क्यू इक्वल टू एन ऑफ पी इंटू एन ऑफ क्यू होगा। ठीक है, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने एन ऑफ पी क्रॉस क्यू कितना निकाला? 6। ठीक है, और पी का वैल्यू क्या लिखा? एन ऑफ पी हम लोग का 3 आया था, और एन ऑफ क्यू हम लोग का कितना आया था? 2 आया था। सेम तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं एन ऑफ क्यू क्रॉस पी का मतलब एन ऑफ क्यू इंटू एन ऑफ पी हो जाएगा। ठीक है, ये कंक्लूजन आ गया। लेकिन इससे हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि पी क्रॉस क्यू इक्वल टू क्यू क्रॉस पी है। नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों में एलिमेंट अलग अलग है। क्यों नहीं है? ये नंबर के अकॉर्डिंग तो है, मतलब अगर नंबर काउंट करें कि इसके अंदर कितने सारे एलिमेंट्स है तो ये बराबर होते हैं। लेकिन तो इससे हम लोग ये भी तो कंक्लूजन ला सकते हैं कि एन ऑफ पी क्रॉस क्यू इक्वल टू एन ऑफ क्यू क्रॉस पी, ये भी तो हम लोग बोल सकते हैं। देखो, पी क्रॉस क्यू का वैल्यू ये दोनों के साथ बराबर हो गया, क्यू क्रॉस पी का वैल्यू ये दोनों के साथ बराबर हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं ये और ये बराबर है। ठीक है, लेकिन पी क्यू और क्यू पी का जो वैल्यू आ रहा है वो बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पी क्रॉस क्यू में क्या क्या आया है? 1, 3, 1, 5, 3, 3, 3, 5, 6, 3, 6, 5। जबकि क्यू क्रॉस पी में क्या आया है? 3, 1, 3, 3, 3, 6, 5, 1, 5, 3, 5, 6। एलिमेंट्स अलग अलग है। ये किस लिए मैंने क्रॉस लगवाया, नॉट इक्वल टू क्यू लगवाया? किस बेसिस पे लगाया? एज एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, एज एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, और ये सबको इक्वल कौन से बेसिस पे किया? अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट के अकॉर्डिंग ये बराबर हुआ है, ठीक है। और क्योंकि इसमें एलिमेंट्स के वैल्यूज एक जैसे नहीं है, एज एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि यहाँ पर मैंने एन से डिनोट नहीं किया है, इस चीज को देख लो, मैंने एन से डिनोट नहीं किया है, इस चीज को नॉर्मल रखा है, ठीक है। एन से कहाँ डिनोट किया है, यहाँ पर हम बोलना चाह रहे पी क्रॉस क्यू के अंदर जो भी आया, क्यू क्रॉस पी के अंदर जो भी आया, ये दोनों बराबर नहीं है। और यहाँ पर बोल रहे हैं जब हम लोगों ने काउंट डाउन किया तो देखा पी क्रॉस क्यू में जितने सारे एलिमेंट बने, क्यू क्रॉस पी में भी उतने ही सारे एलिमेंट बने, और पी के अंदर जितने एलिमेंट थे क्यू के अंदर जितने एलिमेंट थे, ये दोनों मल्टीप्लाई करने से हमें पी क्रॉस क्यू के अंदर जितने एलिमेंट है वो मिल रहा है, ठीक है। तो एक नंबर के अकॉर्डिंग होता है, एक हम लोग का यहाँ पर जो है एलिमेंट के अकॉर्डिंग बताना पड़ता है, ठीक है। तो एलिमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग का इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नॉर्मली इक्वल नहीं होता है, ठीक है। और अगर हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स के तरह देखना चाहे तो इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ग्राफ प्लॉटिंग दिया है, जो कि एमसीक्यू के लिए तो बिल्कुल एप्लीकेबल है नहीं, देता नहीं है नॉर्मली, फिर भी अगर ग्राफ प्लॉटिंग देखोगे तो ऐसे करके किया हुआ है, ये देखो ये 3 1 किया हुआ है क्यू, ये देखो ये ऐसे 1 2 3, ठीक है, ये वाला वैल्यू, और 1 2 3 ये वाला, ये 3 3 वैल्यू है, ठीक है, ये 3 3 वैल्यू है, 3 3 का मतलब दोनों कोऑर्डिनेट में 3, ये 3 1 बोला है, मतलब पी का वैल्यू 3, मतलब ये वाला, और 1 यानी ये वाला, ठीक है, ऐसे करके दिया है। तो ये सब पॉइंट प्लॉटिंग क्या है जो कि हमें देगा नहीं, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में कुछ पॉइंट प्लॉट करने के लिए देता नहीं। अच्छा, अब नेक्स्ट आ रहा है हम लोग का रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो देखो रिलेशन क्या होता है, पहले रिलेशन समझना पड़ेगा तभी फंक्शन समझ में आएगा। रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन का मतलब क्या है, रिलेशन के लिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट जो सीखा है उसी का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो एक ए सेट है जिसमें वैल्यू है 1 2 3, ठीक है, हम अपने मन से एग्जांपल ले रहे हैं, बी का है 4 5, ठीक है। अच्छा, अब इसका ए क्रॉस बी करवाते हैं, कितना आएगा तुम लोग लिखो, 1 4 1 5, हाँ, 2 4 2 5 3 4 और 3 5, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग सीखेंगे कि ये रिलेशन होगा कि नहीं, ठीक है। अच्छा, रिलेशन सेट को हम लोग आर से डिनोट कर सकते हैं, अब बहुत सारा रिलेशन है तो R1 R2 R3 ऐसे लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं, हम समझने के लिए रिलेशन सेट को आर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने पहला रिलेशन लिखा R1, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने एक सेट लिख दिया, ये ऑर्डर्ड पेयर लेके लिखा 1,5 और एक लिख दिया मैंने 2,4, ठीक है। मैंने क्या किया, एक सेट बनाया जिसका नाम दिया मैंने R1, वो सेट कैसा है, इसका सबसेट है, देखो क्यों, क्योंकि इसमें जितने सारे एलिमेंट है उसमें से मैंने यहाँ से 2 एलिमेंट पिक करके यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। अब इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि R1 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। R1 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A क्रॉस B, प्रॉपर सबसेट हो रहा है सच दैट, ठीक है, ये इंप्लाई क्या कर रहा है, R1 जो है सच दैट A relation with B, R1 is a relation with set A to B, R1 is in a relation with set A to B, R1 रिलेशन में है, किसके साथ रिलेशन में है, A और B के साथ, ठीक है। इसको ऐसे रीड किया जाता है। अब देखो रिलेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बोला है एनी सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट सेट X डॉट Y, अगर हम लोग कोई भी 2 सेट का प्रोडक्ट सेट करवाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट करवाने के लिए हमें मिनिमम कितने सेट चाहिए होंगे, 2 सेट चाहिए होंगे, 2 सेट का हम लोगों ने प्रोडक्ट करवाया, ठीक है, और उसका कोई भी सबसेट ले लेते हैं, जैसे मैंने कोई भी सबसेट लिया, क्या ये ही लेना जरूरी था, नहीं, तुम लोग कोई भी एलिमेंट लेके कर सकते हो, मैंने 2 लिया है, तुम लोग 2 की जगह और भी ले लो, ठीक है, लेकिन वो सबसेट इसके अंदर होना चाहिए एलिमेंट, ठीक है। तो वही बोला है एनी सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट सेट इज सेट टू बी डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम X to Y एंड एनी रिलेशन फ्रॉम X to Y इन व्हिच नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड ए फंक्शन, ठीक है। फंक्शन तो हम बाद में बताएंगे, रिलेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई भी 2 प्रोडक्ट सेट का अगर हम लोग सबसेट बनाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वो सेट जो है is said to define a relation from X to Y, इसका मतलब R1 is in a relation from A to B, X to Y की जगह मैंने क्या किया है, यहाँ पर A to B किया है, तो इसको कैसे रीड करेंगे, R1 is in relation with A to B, ठीक है, with A
टू बी, ठीक है, ए टू बी ऐसे करके इसे रीड किया जाता है, ठीक है। R1 जो है वो रिलेशन में है ए टू बी का, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग ऐसा कुछ लिखते हैं, सपोज मैंने ऐसा लिखा R2 और एक सेट लिखा मैंने, ठीक है, और उसमें मैंने वैल्यूज दो पुट किए, लाइक ऐसा 1 4 और 3 5, क्या ये रिलेशन होगा ए टू बी का? क्या R2 रिलेशन में है? इज R2 इन रिलेशन विथ ए टू बी? अगर है तो होगा, चेक करके देखो, अगर है तो होगा। 1 4 और 3 5 है कि नहीं, चेक करो, ये तो रहा 1 4 है, ये तो रहा 3 5 है, तो इसका मतलब हाँ यस होगा, आंसर हम लोग का क्या होगा, यस, ठीक है। R2 क्या है, क्यों हो रहा है, बिकॉज R2 है सबसेट। कैसे चेक किया हम लोगों ने, R2 सबसेट है A क्रॉस B का, तो इससे हम लोग आंसर सच ये इंप्लाई कर रहा है कि R2 सच दैट R2 इज इन रिलेशन विथ A टू B, ठीक है। अच्छा, अब मान लो मैंने और एक सेट लिखा R3, जिसमें मैंने लिखा 1 4 और 9 7, सेम क्वेश्चन का ही, मतलब वो A क्रॉस B के ऊपर ही है। इज R3 इन रिलेशन विथ A टू B? बताओ, चेक करो, है कि नहीं, चेक करना पड़ेगा। नहीं है मैम, नहीं है। नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो हम लोग आंसर क्या देंगे, नो, नो, ठीक है। R2 इज नॉट अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। कहाँ चेक करेंगे, A क्रॉस B में जाके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हम सेम ही क्वेश्चन के ऊपर दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो R2 इज नॉट इन रिलेशन विथ A टू B, A टू B में ये रिलेशन में नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। रिलेशन का मतलब समझ में आ गया, अब हमें फंक्शन पढ़ना है। तो इक्वल हो सकता है, सबसेट तो होगा ना, इक्वल होने से भी तो होगा, सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा लेकिन इक्वल तो होगा, तो रिलेशन तो बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पर एक R1 सेट लिखा और उसमें लिखते हैं 1 4 और 1 5, ठीक है। यहाँ पर 1 4 और 1 5 लिखा, ठीक है, 1 4 और 1 5, ठीक है। अच्छा, ये R1 जो है ये सबसेट ऑफ A क्रॉस B है, ठीक है, ये हम बता दे रहे हैं, क्योंकि अब देखो तुम लोग, जो मैंने A क्रॉस B लिखवाया ना, उसमें 1 4 भी है 1 5 भी है, जो मैंने एग्जाम्पल सेट किया है यहाँ पर, उसमें 1 4 1 5 लगातार दो बार दिखेगा तुम लोग को, 1 4 1 5 दोनों ही है। इसका मतलब R1 जो है वो A क्रॉस B का क्या है, सबसेट है, ठीक है। तो अगर सबसेट है तो क्या ये रिलेशन में है ए टू बी के साथ, हाँ है, ठीक है। अब चेक करेंगे कि फंक्शन होगा कि नहीं, फंक्शन के लिए रिलेशन में होना पड़ेगा तभी फंक्शन में होगा। तो देखो फंक्शन का क्या बोला है, एक्स टू वाई, ये देखो यहाँ पर पहले इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक पढ़ना पड़ेगा। एनी सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट सेट एक्स वाई इज टू बी डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई, एंड एनी रिलेशन, कोई भी रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई इन विच नो two different ordered pair have the same first element is called a function। मतलब हम लोग पहले रिलेशन में है कि नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन जो भी हम लोगों ने रिलेशन सेट बनाया है उसका अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीटेड है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, फर्स्ट एलिमेंट क्या हो रहा है, दैट इज वन इज रिपीटेड, रिपीटेड या फिर मैच हो रहा है, ठीक है, सो दैट इट इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है। इसीलिए ये रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन सेट नहीं है, ठीक है, ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर हम लोग कोई भी दो सेट का प्रोडक्ट करवाते हैं, फिर उससे कुछ एलिमेंट को लेके सबसेट बनाते हैं, लेकिन सबसेट में अगर मेरा ऐसा एलिमेंट है जिसका फर्स्ट एलिमेंट रिपीट कर रहा है तो वो मेरा फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब और एक एग्जांपल लेते हैं, तुम लोग मुझे बताओ कि सबसेट सॉरी फंक्शन सेट होगा कि नहीं, रिलेशन में है कि नहीं। तो हम एक लिखते हैं R2, सेम वही A क्रॉस B डेटा मेरा फिक्स्ड है, ठीक है। मैंने एलिमेंट लिया 1 6, ठीक है, 4 2 और 7 2। बताओ, पहले बोलो कि ये हम लोग का रिलेशन है कि नहीं,
वो ए क्रॉस बी के साथ थी, वो मेरा जो एग्जाम्पल है वो फिक्स्ड है, वहां पर चेक करके देखो कि ये रिलेशन में है कि नहीं। नहीं है, 164272 मेरा यहाँ पर नहीं है ना। हाँ, तो ये रिलेशन में नहीं है, तो ये रिलेशन में नहीं है, एटलीस्ट वो प्रोडक्ट सेट के साथ, ठीक है, ए क्रॉस बी के साथ रिलेशन में नहीं है, ठीक है, तो फिर फंक्शन तो होने से रहा, फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं R3, क्या एलिमेंट ले हम 1 4 और 2 4, ठीक है, मैंने 1 4 और 2 4 लिया, ठीक है। बोलो अब ये रिलेशन में है कि नहीं, पहले ये बताओ, वहां से देख के लिया तो समझ ही गए होंगे तुम लोग कि ये रिलेशन है, ठीक है, ए क्रॉस बी के साथ रिलेशन में। ये फंक्शन सेट होगा कि नहीं, फंक्शन सेट, फंक्शन होने का एक ही कंडीशन है कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, तब ये फंक्शन है। सेकेंड एलिमेंट रिपीट हुआ है लेकिन यहाँ पर, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सेकेंड एलिमेंट रिपीटेशन इज अलाउड, या फिर नॉट, नो मैटर, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, तो ये फंक्शन सेट है, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट का रिपीटेशन हमें अलाउड है, या फिर इसे हमें चेक करने का जरूरत नहीं है कि सेकेंड एलिमेंट रिपीट हो रहा है कि नहीं। तो फंक्शन सेट का मतलब, फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग किसी भी दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट करवा रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करवाने के बाद जो एलिमेंट आ रहा है उससे जब हम लोग एक सबसेट बना रहे हैं, उस सबसेट में हमारा ऐसा ऑर्डर्ड पेयर से बनना चाहिए जिसमें फर्स्ट एलिमेंट मेरा क्या नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। सेकेंड एलिमेंट रिपीट होने से चलेगा, हाँ चलेगा, ठीक है, सेकेंड एलिमेंट रिपीट होने से चलेगा, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, लेकिन रिलेशन पहले सेटिस्फाई होगा तभी जाके वो क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा। रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होने से फंक्शन नहीं बन सकता है, ठीक है। तो यही बोला था यहाँ पर डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन तो ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, डेफिनेशन में वही बोला है, any subset of the product set is said to define a relation from x to y, and any relation from x to y in which, ये देखो, no two different ordered pair have the same first element, दो अलग अलग डिफरेंट पेयर का सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तभी जाके वो क्या होगा, फंक्शन होगा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट को स्पेसिफाई किया है, तो सेकेंड एलिमेंट का रिपीटेशन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये हम लोग का फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम तुम लोग को एक एग्जांपल दे रहे हैं, वो ए क्रॉस बी नहीं, ठीक है, मान लो एक रिलेशन सेट है आर, ठीक है, जिसमें ये एलिमेंट है 1,2 4,2 और 4,6, ये हम बता रहे हैं कि ये रिलेशन सेट ही है, ठीक है, तुम लोग को उससे चेक करने का जरूरत नहीं, क्योंकि हम ए क्रॉस बी को लेके नहीं बोल रहे हैं, ये हम बता दे रहे हैं कि ये एक रिलेशन है, ठीक है, ये एक रिलेशन सेट है, कंफर्म, ठीक है। तुम लोग मुझे बताओ क्या ये फंक्शन होगा या फिर नहीं होगा, फंक्शन नहीं है, करेक्ट आंसर क्या है, नॉट ए फंक्शन, ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि 4 का क्या हुआ है, रिपीट, रिपीट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, रिपीटेशन लिख दो, ठीक है, रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। अगर हमें हमें हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट से चेक करने बोलेगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि दे ही देगा, मान लो बोल दिया कि ये रिलेशन में है, मतलब किसी क्रॉस प्रोडक्ट का ये सबसेट है, ये फिक्स है, किसका है वो नहीं बताया, तो ये रिलेशन में है, लेकिन ये फंक्शन में है कि नहीं, ये मेरा ऑप्शन था ए और बी, यस और नो, तो आंसर मेरा हो जाएगा नो, क्यों, क्योंकि इसमें मेरा फर्स्ट एलिमेंट जो है वो रिपीट हो गया है, इसीलिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो फंक्शन, आई होप कि रिलेशन और फंक्शन पे क्लैरिटी आ गया कि रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे मैपिंग, मैपिंग क्या होता है, देखो इसमें क्या बोला है, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, ए बी अगर दो नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब है जिसमें कोई भी एलिमेंट हम लोगों का कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, मतलब खाली नहीं होगा, देन ए रूल और ए कॉरेस्पॉन्डेंस एफ व्हिच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट एक्स ऑफ ए, मतलब अगर कुछ रूल्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, एफ यानी फंक्शन व्हिच एसोसिएट ईच एलिमेंट एक्स ऑफ ए यूनिक एलिमेंट डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स ऑफ बी इज कॉल्ड फंक्शन और मैपिंग। ऐसे नहीं समझ में आएगा, हम अपने हिसाब से लिख के दिखा रहे हैं, फिर डेफिनेशन समझ में आएगा, डायरेक्ट पढ़ के नहीं समझ में आएगा। जैसे देखो मैपिंग का मतलब क्या है, मैपिंग जैसे सेट का वेन डायग्राम ड्रॉ होता है ना, वैसे हम लोग फंक्शन का मैपिंग कर सकते हैं, ठीक है, तो मैपिंग भी बोला जाता है, तो मैपिंग और फंक्शन
फंक्शन ही मैपिंग है, लेकिन अगर हम लोग सेट के जैसे सेट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल टू 1 2 3, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 2 3 वेन डायग्राम में। जस्ट लाइक दैट फंक्शन जो है उसको तो कैसे लिखना है अभी हम लोगों ने समझा सेट के अकॉर्डिंग, लेकिन उसका मैपिंग कैसे करेंगे, मतलब उसको अगर किसी ड्रॉ के थ्रू से प्रेजेंटेशन करना है कुछ सेट या रूल्स के थ्रू से, तो वो कैसे होगा। फंक्शन जो है मैपिंग जो है इज अ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। मैपिंग क्या है, सेट ऑफ रूल्स है जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। रूल्स का मतलब क्या होता है कि जो हमें फॉलो करना पड़ता है, जैसे स्कूल में रूल्स होता है, कॉलेज में होता है, ठीक है, इंस्टीट्यूट का रूल्स है अपना, तो वैसे ही। तो यहाँ पर जैसे मान लो ये यहाँ पर कुछ एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर कुछ एक्टिविटी हो रहा है। फंक्शन, फंक्शन को हम लोग एफ से डिनोट करेंगे, स्मॉल एफ से, ठीक है। अच्छा, इसको वाई से भी डिनोट किया जाता है। मैथ्स में क्या क्या चीजों से फंक्शन को डिनोट किया जाता है वो हम बता रहे हैं, स्मॉल एफ स्मॉल वाई, ठीक है। और इसको एफ ऑफ एक्स भी बोला जाता है। ये तीनों साइन फंक्शन का है। मैंने फंक्शन इक्वल टू लिख दिया है, सिर्फ स्मॉल एफ वो भी फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स वो भी फंक्शन है, स्मॉल वाई वो भी फंक्शन है, ठीक है। अब फंक्शन का मतलब क्या है, सेट ऑफ रूल्स, कुछ रूल्स फॉलो करके इनपुट आउटपुट मिलेगा, ठीक है। जैसे तुम लोग पढ़ोगे तो तुम लोग को आउटपुट में क्या मिलेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। जैसा पढ़ोगे वैसा रिजल्ट मिलेगा। जैसे इनपुट आउटपुट, जैसे स्विच ऑन करने से फैन ऑन होगा, स्विच ऑफ करने से फैन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डिजिट्स का इनपुट आउटपुट देखना पड़ेगा। तो हम जैसे यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। तो जब हम लोग इनपुट देते हैं तो उसे हम लोग एक से डिनोट करते हैं नॉर्मली, कुछ और भी हो सकता है। जैसे तुम लोग कुछ भी एजम्पशन लेते हो तो लेट एक से ही लिखते हो ना, लेट पी तो कम ही लिखते हैं। तो ये नॉर्मल रूल्स है कि हम लोग इनपुट को क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, और आउटपुट को क्या फॉलो करेंगे, वाई फॉलो करेंगे, ठीक है। आउटपुट को हम लोग वाई बोलेंगे। अच्छा, अब एक कुछ रूल्स तो होना चाहिए जिसके थ्रू से इनपुट आउटपुट में बदलेगा, कुछ एक एक्टिविटी होगा तभी तो इनपुट आउटपुट में बदलेगा। जैसे तुम लोग सेट थ्योरी सीख रहे हो तो इसका आउटपुट क्या होगा, तुम लोग क्वेश्चन ट्राई करके देखोगे हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर हम फंक्शन लिखते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इक्वल टू, सपोज मैंने लिख दिया एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। मतलब मुझे रूल्स क्या फॉलो करना है, एक्स का वैल्यू जो भी होगा उसे मुझे डबल टाइम मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करके उसका क्या लाना है, आउटपुट। क्यों आउटपुट ही लाना है, क्योंकि y का मतलब ही क्या है, फंक्शन, y का एफ ऑफ एक्स एफ, ठीक है, या आउटपुट मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं एक्स का कुछ भी वैल्यू ले लो। जैसे हम पहले एक्स का वैल्यू ले लेते हैं सपोज 0, तो अगर यहाँ 0 पास करेंगे तो यहाँ पर मेरा क्या आंसर आएगा, एक्स का वैल्यू अगर हम 0 देंगे तो वाई का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, 1 आएगा। 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा प्लस 1 आएगा, ठीक है। अगर हम एक्स का वैल्यू सपोज 1 देते हैं तो वाई का वैल्यू मेरा क्या आएगा, इसमें कैसे एक्टिविटी होगा, 1 इसमें एंटर करेगा, 1 स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 1 होगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सपोज कि मैंने x का वैल्यू दे दिया 2, ठीक है, तो y मेरा कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा पहले 4, 5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग यहाँ पर इनपुट सेट को ऐसे बोलेंगे, देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसको a सेट से डिनोट करते हैं तो हम लोगों ने इनपुट में क्या दिया, 0 1 2, और बी सेट लिख देते हैं आउटपुट सेट, उसमें हम लोगों ने क्या क्या दिया, क्या क्या मिला, 1 2 5, ठीक है। ए से मैंने इनपुट सेट को डिफाइन किया और इनपुट के लिए एक्स का यूज किया, मतलब ये इनपुट सेट है सच दैट एक्स जिसमें 0 1 2 है, और ये आउटपुट सेट है जिसमें आउटपुट के तौर पे हमें क्या क्या मिल गया है, 1 2 और 5, ठीक है। अब फंक्शन को हम लोग ऐसे लिखेंगे, फंक्शन ऐसे कोलन देके ए टू बी, ठीक है। ये फंक्शन y ए सेट से बी सेट के अंदर, ठीक है। ए सेट जो है इनपुट सेट है और बी सेट जो है वो हम लोग का क्या है, आउटपुट सेट है, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर क्या हुआ है, फंक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये देखो अब पढ़ने से समझ में आएगा, देखो क्या बोला है, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, ये देखो ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, आगे पढ़ो, देन ए रूल और ए कॉरेस्पॉन्डेंस एफ, इसमें हम लोगों ने एक रूल्स या एफ को सेट कर दिया, ठीक है। एफ का मतलब क्या है, मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1, कुछ और भी हो सकता है। कॉरेस्पॉन्डेंस रूल या हम लोगों ने रूल और ए कॉरेस्पॉन्डेंस एफ विच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट एक्स ऑफ ए, जो कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, यानी कि एक्स का टाइप, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है यानी एक्स का टाइप, उसको एसोसिएट करेगा। एसोसिएट तो कर रहा है, पहले हम लोगों ने 0 का स्क्वायर लगाया प्लस 1, 1 का स्क्वायर लगाया प्लस 1, 2 का स्क्वायर लगाया प्लस 1, एसोसिएट विथ ईच एलिमेंट एक्स ऑफ ए
यूनिक एलिमेंट यहाँ पर ए यूनिक एलिमेंट डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स ऑफ बी। अब उसमें क्या होगा, हमारा एक यूनिक एलिमेंट मतलब अलग अलग एलिमेंट निकल के आएगा। ये देखो 0 के लिए हम लोग का यूनिक एलिमेंट क्या आया 1, 1 के लिए क्या आया 2, 2 के लिए क्या आया 5, जो कि बी सेट को बता रहा है। आउटपुट सेट देखो वही लिखा हुआ है, ए यूनिक एलिमेंट डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स ऑफ बी। एफ ऑफ एक्स का मतलब ये वाला जो आंसर निकल के आ रहा है, आउटपुट को हम लोग y बोल रहे हैं तो मतलब ये हम लोग का क्या होगा एफ ऑफ एक्स भी होगा। तो फंक्शन में ये प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट सेट में b मिला, इज कॉल्ड ए फंक्शन और मैपिंग फ्रॉम a टू b एंड राइट एज a। ठीक है, ये फंक्शन फ्रॉम a टू b है। इसे कैसे रीड करेंगे, ऐसे फंक्शन फ्रॉम a टू b, ऐसे पढ़ना पड़ता है, फंक्शन फ्रॉम a टू b। ठीक है, तो फंक्शन का मतलब हो गया कि अगर हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स दे दे, इनपुट सेट दे दे, तो उस सेट ऑफ रूल्स में उसे फिक्स कर देंगे तो कुछ ना कुछ हमें एक आउटपुट मिलता जाएगा। इनपुट को x से डिनोट करो, आउटपुट को y से डिनोट करो, फंक्शन को f ऑफ x। क्यों, क्योंकि फंक्शन करवाना है x के वैल्यूज को, इसीलिए f ऑफ x लिखा जाता है। ठीक है, फंक्शन करवाना है यहाँ पर x को, इसीलिए f ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मैपिंग। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ और भी नाम होगा जो लिखना पड़ेगा। x को लिखो, x इक्वल टू a इक्वल टू होगा डोमेन इक्वल टू इनपुट इक्वल टू प्री इमेज, और y इक्वल टू होगा b इक्वल टू कोडोमेन इक्वल टू आउटपुट इक्वल टू इमेज रेंज सेट ऑफ इमेज। ये वाला पॉइंट समझा देते हैं, देखो। और इसके नीचे एक लाइन लिखेंगे बस, और कुछ नहीं, आज हम लोग इतना ही करेंगे। और इसके नीचे एक लाइन लिख लो, फिर एक ही बार में समझा देंगे। कोडोमेन इज सबसेट ऑफ रेंज एंड रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, सबसेट ऑफ कोडोमेन। मैम वो पहले वाला सुपर सेट होगा ना मैम? कौन सा सुपर सेट होगा मैम? वो कोडोमेन इज द सुपर सेट ऑफ रेंज, ये होगा ना? हाँ हाँ सही है, ये सुपर सेट है, इसको सबसेट नहीं, इसको सुपर सेट लिखो। ये दोनों ही मैंने सबसेट लिख दिया है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर x लिखा मैंने। ठीक है, x का मतलब ही तो a है, x का मतलब इनपुट सेट जिसको हम लोगों ने a से डिनोट किया, इसलिए x को मैंने a लिख दिया। ठीक है, अच्छा a मेरा क्या है, इनपुट है, ये भी समझ में आ रहा है। y के केस में जो y है वही मेरा b सेट बनाया है मैंने। ठीक है, और वही मेरा क्या है, आउटपुट है। अच्छा, जो इनपुट देते हैं उसको सेट थ्योरी में अपने लैंग्वेज में बोला जाता है डोमेन। ठीक है, और जो आउटपुट होता है उसका अपना नाम है कोडोमेन, तो ये याद रखना पड़ेगा, नाम है। ठीक है, अच्छा, और एक नाम है, जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं उसे बोला जाता है प्री इमेज। ठीक है, और जो इनपुट के तौर पे हमें इनपुट देने से आउटपुट मिल रहा है वो क्या हो गया, इमेज। ये प्री इमेज था, इसका इमेज क्या हो गया, ये मतलब 0 अगर मेरा इमेज है तो सॉरी प्री इमेज है, तो 0 को देने से हमें जो आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट मिलने से हम लोग क्या बोलते हैं, ये इमेज है। ठीक है, तो ये इमेज हो गया, प्री इमेज इमेज। ये सब लैंग्वेज याद रखना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में हमें कौन सा लैंग्वेज यूज कर ले वो हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखवाया है, इमेज इक्वल टू लिखा है रेंज, रेंज का मतलब मैंने लिखा है सेट ऑफ इमेज। अब इसको समझने के लिए हमें एक एग्जांपल चाहिए, तो आज और ये नहीं करवा रहे हैं, यहां तक समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये नहीं समझ में आया होगा कि इसका रेंज लिख के मैंने सेट ऑफ इमेज क्यों लिखा है, क्योंकि इमेज तो यहाँ पर भी लिखा था, फिर रेंज भी क्यों लिखा है, और यहाँ लिखा है कोडोमेन इज सुपर सेट ऑफ रेंज एंड रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये पूरा चीज जो है हम लोग एक एग्जांपल से समझ पाएंगे, ये रिलेटेड है। ठीक है, बाकी ये समझ में आ गया होगा कि जो इनपुट सेट है वही डोमेन सेट है, वही एक्स है। अब एक्स हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये कोई भी एक फिक्स तो करना पड़ेगा हमें आंसर देने के लिए। मतलब इसको पी क्यू भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मेरा एक्स है, जो इनपुट है वही इनपुट सेट है, वही डोमेन है, वही प्री इमेज है। जो आउटपुट है वही आउटपुट सेट है, वो कोडोमेन है, वही मेरा इमेज है।
तो प्री इमेज इमेज में गलती हो जाता है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक ही करते हैं। नेक्स्ट दिन हम लोग टाइप ऑफ फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ही कुछ दूसरा चीज कर सकते हैं, मतलब जो हम लोग का क्वेश्चन आंसर है उसके बाद ही कर सकते हैं। लास्ट दिन हमें फंक्शन सीखने में ही टाइम जाए। ठीक है, उसके बाद ही करते हैं। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम। ठीक है।